अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है तथीर फातिमा और आप लोग देख रहे हैं रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है। आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर का रिव्यू। ये जो मैं लेक्चर्स बना रही हूँ ये एमकेट और इंटरमीडिएट दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर वो इन लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो उनका एमसीक्यूज में अच्छा स्कोर होगा। मैं की पॉइंट्स भी साथ साथ बताती रहूँगी और उस तरीके से भी बताती रहूँगी जिस तरह जो है वो बोर्ड में या फिर एमकेट के पेपर में एमसीक्यूज बनते हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, जैसे भी हमने पीछे चैप्टर नंबर 1 में काफ़ी ब्रांचेस पढ़ी थी, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह, उसी तरह जो है ये भी ब्रांच है बायोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल, एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर जिंदगी के बायोकेमिकल बेसिस को बयान किया जाए, उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। और ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसमें इस पैराग्राफ में से इतना नहीं आएगा, अगर आएगा तो यही पूछा जाएगा कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर जो है वो क्या एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया जाता है, बायोकेमिकल बेसिस एक्सप्लेन किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट ब्रांच है क्योंकि ये जो है वो दूसरे पैराग्राफ में लिखा है फर्स्टली इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी से बनने से ले तक, उसके अंदर जब तक इंफॉर्मेशन फ्लो ना हो जाए न्यूक्लियस से तब तक। और जो है ये डीएनए किस लिए काम आता है, प्रोटीन बनाने के लिए काम आता है। दूसरी बात ये है कि सेकेंडली ये उन इन्फॉर्मेशन को भी बताती है जो हमारी बॉडी में एबनॉर्मल मैकेनिज्म हो रहे होते हैं। एबनॉर्मल मैकेनिज्म हमारी बॉडी में जो है वो बीमारियां भी पैदा कर देता है और फिर मेडिसिन के जो है वो डोज को खोज देती है ताकि वो उन बीमारियों को जो है वो ट्रीट किया जाए। बस इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लीजिए। आएगा तो जो एमसीक्यूज आएगा मैंने आपको बता दिया बायोकेमिस्ट्री का। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, हमारा जो सेल है वो एक लिविंग मटेरियल से बना हुआ है जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसकी एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन अभी तक दरियाफ्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो अभी तक बताया गया है वो ये है कि केमिकली इसके पास जो है वो 70 से 90% वाटर होता है। या आप लिख लें प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू 70 to 90% ऑफ वाटर। We know that all living bodies are structurally composed of cells and living cell contain a living material, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोटोप्लाज्म होता है। इसकी एक्चुअल कंपोजिशन, द एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म स्टिल नॉट नोन परफेक्टली, हाउएवर केमिकली इट कंटेन्स 70 to 90% ऑफ वाटर। अगर सारा का सारा पानी उड़ा दिया जाए तो इसके मास को हम क्या कहेंगे, ड्राई वेट ऑफ द सेल। ये आता है ऐसे लिखा हुआ, इसी एज इट इज लिखा हुआ आएगा। अगर जो है वो वाटर को एवोपरेट कर दिया जाए तो उसका जो रिमेनिंग मास होगा उसको हम क्या कहते हैं, तो ये लिखा हुआ है ड्राई वेट ऑफ द सेल, इसको हाईलाइट कर लीजिए। विच कंसिस्ट ऑफ मेनली कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, और जो कि कार्बन, मैंने पहले भी बताया था कि जिसका मेन जो है वो कार्बन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, यही बात लिखी हुई है। और फिर हम नीचे वाले पैराग्राफ में देखें कि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें दी वो मैंने आपको बता दी। अब ये जो नीचे 2 लाइनें लिखी हुई हैं इसी पेज पे, ओनली 6 एलिमेंट्स हैं, 2 लाइनें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली 6 एलिमेंट्स, ये जो 6 एलिमेंट्स के नाम है ना ये आपके दिमाग में होने चाहिए एकदम याद, पक्के पक्के। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये जो है वो बायोकेमिकल्स बनाते हैं तकरीबन सारे। मैंने कहा तकरीबन सारे, पूरे नहीं बनाते, तकरीबन का है, इसलिए इसकी परसेंटेज लिखी हुई है, याद रखेगा। 98% ऑफ द बायोकेमिकल्स, 6 तरह के एलिमेंट्स हैं जो कि बायोकेमिकल्स बनाते हैं, लेकिन कितने परसेंट बनाते हैं, 98% बनाते हैं। और यही जो एलिमेंट्स हैं यही जो है वो बॉडी वेट भी बनाते हैं। ये 6 एलिमेंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, आपके फिंगर टिप्स पे आपको नाम याद होने चाहिए। अब हमारे पास ये जो टेबल दिया हुआ है 2.1, इसके अंदर वही 6 एलिमेंट्स है। आप केमिस्ट्री भी पढ़े होंगे तो आपको इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास तो मालूम ही होगा, इसका फॉर्मूला भी मालूम ही होगा कि किस तरह लिखा जाता है। इसका ये जो परसेंटेज है ना ये याद करना है, इस पर आप टिक लगा लें कि ये आपको लर्न करना है। कार्बन कितना मौजूद होता है, 18.5, हाइड्रोजन 9.5, ऑक्सीजन 6.5, नाइट्रोजन 3.3, फॉस्फोरस 1.0, सल्फर 0.3। इसका परसेंटेज आपको याद होना चाहिए जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होता है। एक एलिमेंट का नाम और परसेंटेज दोनों पर टिक लगा लीजिए, ये दोनों याद होने चाहिए, बस ये याद है स्टार्ट में से। और रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब ये कहा जा रहा है कि बायोमॉलिक्यूल्स को जो है वो इन फॉलोइंग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन से हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल शायद आप लोगों को ना पता हो,
बाकी चीज़ें पता होंगी कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, लिपिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। अब जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, इनका ये मतलब है कि ये जितने भी बाकी 4 बचे हैं ना, इनके 2-2 ग्रुप कर लें। समझ में आई? जैसे कि प्रोटीन को अगर हम लिपिड के साथ मिला दें, तब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बन जाएगा। कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड इज़ इक्वल्स टू कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, मतलब ऊपर के 2 को साथ मिलाएँगे तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनेगा। इस पेज में से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज जो इसका दिया हुआ है एलिमेंट्स का, और बस ये बताया हुआ है कि बायोमोलिक्यूल्स जो है वो कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब हमारे पास ये जो टेबल नंबर 2.2 है, इसके अंदर जो है वो ये जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे ना, बायोमोलिक्यूल्स को जिन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, उनकी केमिकल कंपोजिशन परसेंटेज बताया हुआ है कि वो बैक्टीरिया सेल में कितना मौजूद होता है और मैमेलियन सेल में कितना मौजूद होता है। ये भी चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। इसके अंदर से प्रोटीन आया हुआ था एमकेट के अंदर, कि प्रोटीन का बताइए कि ऐसे आता है कि मैमेलियन में ज़्यादा है या बैक्टीरियल में ज़्यादा है। इसमें नंबर भी पूछ सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी आ सकता है। लेकिन इसके अंदर ऐसे पूछा गया था, जो आया हुआ है वो बता रही हूँ, कि प्रोटीन का बताएं कि मैमेलियन में ज़्यादा होता है या बैक्टीरियल सेल में ज़्यादा होता है। इसमें आपको ये सब याद करना है कि वाटर जो है वो दोनों में बराबर होता है, बैक्टीरियल सेल में भी और मैमेलियन सेल में भी। प्रोटीन का किसमें कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और ये न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, इनऑर्गेनिक और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी आप देख लीजिएगा। वैसे ये जितने हैं ना न्यूक्लिक एसिड तक ये पूछे जाते हैं। वाटर तो सेम है, बहुत ही आसान हो जाएगा वो तो याद करना कि 70 होता है दोनों में। ऐसे याद कर लेगा, मैंने जिस तरीके से याद करवाया था वो बता देती हूँ। 17 70, 15 18 3 4 2 3, ऐसे याद करेगा। 15 18 3 4 2 3 1 0.25 6 और 1.10। अब हमारा दूसरा टॉपिक है वाटर। वाटर क्या होता है, मोस्ट अबेंडेंट कंपोनेंट होता है लिविंग सेल का। इट्स अमाउंट वेरीज। अब ये इसका जो अमाउंट होता है कितना होता है, 70 से 90% होता है। लाइफ एक्टिविटीज अकर इन अ सेल, जो हमारी जिंदगी की एक्टिविटीज होती हैं वो सेल के अंदर हो रही होती हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस की वजह से हो रही होती हैं, पानी की प्रेजेंस की वजह से होती है। द एबिलिटी ऑफ वाटर टू प्ले इट्स वाइड वेराइटी ऑफ रोल एंड द रीजंस फॉर इट्स इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज ड्यू टू द बेसिक केमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, वाटर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये सबको पता है, H2O। अब इस जो H2O फार्मूला है, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, जो कि ज्वाइन हुए हुए होते हैं एक एटम ऑफ ऑक्सीजन के, तब जाके जो है वो वाटर मॉलिक्यूल बनता है। बस इसमें आपको कोई देखने की इतनी वो नहीं है, बस ये आप याद रखिएगा कि 70 to 90% होता है। और वाटर, अब ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना, वाट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ये इंपॉर्टेंट है। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये है कि इसके पास एक स्लाइटली नेगेटिव एंड है, जैसे कि ऑक्सीजन एटम के पास होता है, और एक पॉजिटिव एंड है जो कि हाइड्रोजन एटम के पास होता है। इसके जो सेपरेशन होता है ना इलेक्ट्रिकल चार्जेस का, इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर, इस लाइन को जो है वो हाईलाइट कर लें, पेंसिल से अंडरलाइन कर लें, कि जो सेपरेशन होता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस का इसके अंदर, वो डाइपोल कहलाता है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल को जो है वो उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। One of the most important properties of this star separation is the tendency of water molecule to form the hydrogen bond। और ये जो इसकी सेपरेशन की टेंडेंसी होती है, यही बनाती है हाइड्रोजन बॉन्ड को। वाटर, और ये इस पूरे पेज के ऊपर आपसे इसके वो पूछी जाएगी, परसेंटेज पूछी जाएगी, और ये पूछा जाएगा कि वाटर कौन सा मॉलिक्यूल है, सबको पता है पोलर मॉलिक्यूल है। और जो इसकी सेपरेशन है उसको क्या कहा जाता है, डाइपोल कहा जाता है। इस पेज में से ऐसे एमसीक्यूज आएंगे। अब हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। कि वाटर की जो है वो प्रॉपर्टीज जो होती हैं, उनमें से कुछ हमारे पास ये दी हुई हैं। बिहेव एज बेस्ट सॉल्वेंट, वाटर एज अ बेस्ट सॉल्वेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। अगर हम किसी चीज़ सॉल्वेंट को देखें, अगर उसकी पोलर नेचर है तो पोलर के साथ डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर नेचर है तो नॉन पोलर के साथ डिजॉल्व होगा। लेकिन वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि खुद पोलर है, तो पोलर सब्सटेंस के साथ भी डिजॉल्व होगा, अगर पोलर है तो नॉन पोलर के साथ भी डिजॉल्व हो सकता है। यही बात इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मैनी पोलर सब्सटेंसेस particularly ionic substances dissociate in ions and dissolve in water. Water can also act as a solvent to many non-polar substances। आपसे इस पैराग्राफ में ये इंपॉर्टेंट है, स्लो टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसके अंदर आपको जो है वो डेफिनेशन मिलेगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज अ मेजर ऑफ द के बाद से जो है वो डेफिनेशन है, इस पर आप ब्रैकेट कर लें। एमकेट के अंदर जो है वो कुछ भी आ सकता है, इंटरमीडिएट के अंदर भी। इंटरमीडिएट के अंदर तो खुद वैसे क्वेश्चन ही बन के आते हैं, डिफाइन दिस, तो उसके अंदर डेफिनेशन लिखने के लिए आते हैं। एमकेट के अंदर एज इट इज डेफिनेशन उठाकर दी हुई होती है, और कहते हैं करेक्ट द टिक द करेक्ट डेफिनेशन।
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की क्या डेफिनेशन है, उनको इतनी एनर्जी चाहिए कि वो 1 डिग्री बढ़ाएं 1 ग्राम सब्सटेंस का, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ डेड सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक जो है वो इसकी डेफिनेशन है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज हाई, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा टाइम लेता है, वो ज़्यादा एनर्जी लेती है वार्म अप होने के लिए। दिस थर्मोस्टेबिलिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर बेस्ड प्रोटोप्लाज्म ऑफ इंडिविजुअल्स। बस इस पैराग्राफ में से यही है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन बताएं, और उसको जो है वो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है अपने आप को जो है वो वार्म अप करने के लिए। इसमें से डेफिनेशन आ सकती है, ऊपर वाले में से ये आ सकता है कि पूरा जो वाटर है वो कैसा होता है, बेस्ट सॉल्वेंट होता है। अब हमारे पास तीसरी डेफिनेशन है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच होल्ड्स द वाटर मॉलिक्यूल्स टुगेदर, लिक्विड वाटर रिक्वायर्स हायर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अच्छा, इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वो बहुत सख्त जो है वो होल्ड हुए हुए होते हैं। अब उनको जो है वो आइस में भी तब्दील होने के लिए और वेपर्स में भी तब्दील होने के लिए बहुत ज़्यादा हीट या फिर निकालनी होती है या फिर यूज़ करनी होती है। अब उसको वेपर्स में चेंज होने के लिए उसको रिक्वायर होती है बहुत ज़्यादा हीट, और आइस में चेंज होने के लिए वो बहुत ज़्यादा हीट को लॉस करता है। यही लिखा हुआ है वाटर के बारे में। और एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल क्या होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि वो जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे, उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। यही लिखा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल इज एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। वाटर क्या है, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एमसीक्यूज ऐसा आएगा, वाटर इज एन डैश एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, और बाकी जो है वो 3 ऑप्शंस भी गिवन होंगे, करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना होगा। बोथ एज एन एसिड अ बेस, एज एसिड it gives up electron to form the hydrogen ion, as base gains electron to form hydroxide ion। ठीक, इन चारों की ये जो आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें से आपके पास वाटर की प्रॉपर्टीज करके आ सकता है, और लिखा हुआ होगा कि करेक्ट द रॉन्ग या करेक्ट ऑप्शन। उसमें आ जाएगा बिहेव एज बेस्ट सॉल्वेंट, हाई स्लो टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, और एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। या हर डेफिनेशन में से जो है वो अपना जो पॉइंट मैंने आपको बताया है एमसीक्यूज के हवाले से वो आ सकता है। अब हमारे पास लास्ट पैराग्राफ है, दिस एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मीन्स that it is a perfect medium for the biochemical reactions occurring in cell। ये एक बफर की तरह भी ऐड करता है, वाटर एक बफर की तरह भी ऐड करता है। बफर क्या होता है, जो कि पीएच जो कि सोल्यूशन का जो पीएच होता है ना, उसके अंदर चेंजेस नहीं आने देता, चाहे वो एसिड उसके अंदर ऐड हो चाहे अल्कली ऐड हो। तो वाटर के बारे में हमने क्या क्या बताया, बेस्ट सॉल्वेंट है, स्लो टू एब्जॉर्ब, रिलीज द हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल क्या होता है, जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, बफर की तरह ऐड करते हैं, यानी सोल्यूशन के पीएच के अंदर कोई चेंज नहीं आने देता, चाहे उसके अंदर एसिड को ऐड कर दें चाहे उसके अंदर बेस को ऐड कर दें। थर्स वाटर इन द सेल मिनिमाइजेस एनी चेंज इन पीएच विच प्रिवेंट एनी इंटरफेरेंस इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। मतलब वाटर जो है वो पीएच के अंदर चेंज जो आ रहा होता है, अगर आ रहा होता है तो उसको भी जो है वो मिनिमाइज कर रहा होता है कि उसके अंदर चेंज आते हुए भी ना आए। इस तरह की जो है वो वाटर के हवाले से उसकी प्रॉपर्टीज के हवाले से आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास एक और पॉइंट दिया हुआ है, कोहेसिव फोर्स इन वाटर मॉलिक्यूल। पहले तो आप 2 फोर्सेस के ऊपर एज अ की पॉइंट लिख लेंगे। कोहेसिव फोर्स होती क्या है, जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स लगे उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। एडेसिव फोर्स भी एक फोर्स होती है जो कि मॉलिक्यूल्स और वॉल के दरमियान हो, उसको हम कहते हैं एडेसिव फोर्स। अब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के वाटर के अंदर जो सी फोर्स होती है वो कौन सी होती है, कोहेसिव फोर्स होती है। एक दफ़ा इस पैराग्राफ को रीड आउट कर लीजिएगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि अभी हमने पीछे बताया था कि जिसके अंदर जो है वो बेसिक एलिमेंट कौन सा होता है, कार्बन होता है, उसके अंदर जो कोवेलेंटली बॉन्ड हुआ होता है वो हाइड्रोजन होता है। मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस को हम कहेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पे जो है वो आपको नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO और H2O। इनमें से आप खुद अंदाजा लगाएं कि ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। कार्बन है, हाइड्रोजन तो नहीं है, इनऑर्गेनिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनऑर्गेनिक है। वाटर है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक दफ़ा पैराग्राफ को रीड कर देती हूँ, क्योंकि ये इससे जो है वो एमसीक्यूज बनकर आते हैं, केमिस्ट्री में भी आते हैं, बायो में भी आ सकते हैं। Chemists classify molecules as organic or inorganic molecules. The word organic originally meant that these molecules could not only be synthesized within the living organism. Organic chemists can synthesize many of these molecules in the laboratory. The modern definition of organic molecule की definition क्या है? Is modified as the molecules containing. अब इस लाइन को हाईलाइट करें, कार्बन as basic element bounded covalently with hydrogen atom। के कार्बन जो है वो बॉन्ड हुआ होता है कोवेलेंटली हाइड्रोजन एटम के साथ। Most organic molecules are large with complex
स्ट्रक्चर ज़्यादातर बड़े होते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरह के होते हैं। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर दोज विच डू नॉट कंटेन कार्बन एज बेसिक एलिमेंट और इन विच हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड विद कार्बन। यही मैंने आपको सबसे पहले इसलिए दिखा दिया था ताकि आपको याद रह जाए कि कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। पहले में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, दूसरे में कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, दोनों में कोवेलेंटली बॉन्ड ही नहीं बन सकता, इसलिए क्या है, ये इनऑर्गेनिक है। अब हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय कंडेंसेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रा बहुत ध्यान से देखें। ये वाला टॉपिक में से एज अ डायग्राम भी आ सकती है और आपको जो है वो डिफरेंट तरीके से इसमें पूछा भी जा सकता है। मैं इसको रीड भी करूँगी, एक्सप्लेन भी करूँगी और समझा भी दूंगी। द मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड कैरी आउट एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर ह्यूज एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। के जो कि जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं, उनका मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट बिल्डिंग ब्लॉक्स और सब यूनिट कॉल्ड मोनोमर्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है उनको पॉलीमर्स भी कहा जाता है। अगर जो है वो डिफरेंट 3-4 चीज़ें रखी हुई हों, उनको मैं कढ़ाई में चढ़ा दूँ और मैं उससे बिरयानी बना दूँ, तो काफ़ी चीज़ों से मिलकर जो है वो मिलकर बनती है ना बिरयानी। अब जो बहुत सारी चीज़ें जो छोटी-छोटी मिल रही हैं, इनको हम कहेंगे मोनोमर्स, और जो बिरयानी पूरी तैयार है, उसको हम कहेंगे पॉलीमर या मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है? यही लिखा हुआ है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर हम पॉलीमर भी बोल सकते हैं, वो जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट बिल्डिंग ब्लॉक्स या सब यूनिट जिनको हम कहते हैं मोनोमर्स, उनके मिलने से बनते हैं। द मैक्रोमेयर्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स, और उनको हम क्या, भी मैंने कहा था मैक्रोमोलिक्यूल्स को पॉलीमर्स भी कहते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 मेजर कैटेगरीज, और मैक्रोमोलिक्यूल्स 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। जैसे कि प्रोटीन्स जो है वो किससे बनते हैं। अब आप एक लाइन खींच लें और एक तरफ लिखें पॉलीमर और एक तरफ लिखें मोनोमर। पॉलीमर में प्रोटीन लिखें, प्रोटीन जो है वो किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं। पॉलीसेकेराइड पॉलीमर में लिखें और मोनोमर में जो है वो मोनोसेकेराइड लिखें। पॉलीमर में फैट्स लिखें और मोनोमर में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लिखें। पॉलीमर में न्यूक्लिक एसिड लिखें और मोनोमर में न्यूक्लियोटाइड लिखें। यानी कि जो प्रोटीन है वो बहुत हैवी वेट का होता है, और मतलब वो तैयार एक डिश होती है। वो किससे बनी होती है, वो सब यूनिट से बनी होती है जो कि है अमाइनो एसिड। पॉलीसेकेराइड किससे बना होता है, मोनोसेकेराइड से बना होता है। पॉलीसेकेराइड जो है वो पॉलीमर होता है, मोनोसेकेराइड जो है वो मोनोमर होता है। फैट्स किससे बना होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। एज इट इज आपसे एमसीक्यूज इस तरह आएगा, प्रोटीन इज अ पॉलीमर, और इसमें से इसका मोनोमर कौन सा है, तो वो कौन सा है, अमाइनो एसिड है। इस तरह से इन तीन के बाकी के भी आ सकते हैं। अब हम एक दफा रीड आउट कर लेते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 मेजर कैटेगरीज, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन आर कंपोज ऑफ सब यूनिट जिनको हमने अमाइनो एसिड कहा था। पॉलीसेकेराइड आर कंपोज ऑफ मोनोसेकेराइड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये सब यूनिट होते हैं फैट्स के। और न्यूक्लियोटाइड जो है वो सब यूनिट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। उसी तरह चार्ट बना लीजिएगा, आपको आराम से याद हो जाएगा। ये पूछा जाता है, चार्ट एज अ चार्ट तो नहीं आएगा लेकिन आपको एज अ एमसीक्यू जरूर पूछा जाएगा। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मोनोमर्स, मोनोमर्स से बनते हैं। बाय अ प्रोसेस दैट रिजेंबल्स coupling raised cars onto a train. The basic structure and function of each family of macromolecules is very similar in all organisms from bacteria to human beings. अच्छा, अब हमारे पास जो बात कही जा रही है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि दो मोनोमर्स जो है वो ज्वाइन करते हैं जब उसके अंदर से एक जो है वो हाइड्रोक्साइड ग्रुप को रिमूव किया जाता है एक मोनोमर के अंदर से, तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। और अच्छा, पहले आप ये देख लें कि कंडेंसेशन का एक और प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ऊपर एज अ की पॉइंट करके लिखें, कंडेंसेशन इज इक्वल्स टू डिहाइड्रेशन सिंथेसिस और हाइड्रोलिसिस इज इक्वल्स टू सिंथेसिस। ठीक है, अब आप जो है वो पेज नंबर 22 पे देखें अपने पास, कि पेज नंबर 22 पे आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो कंडेंसेशन के साथ डिहाइड्रेशन लिखा हुआ है और हाइड्रोलिसिस के साथ हाइड्रेशन लिखा हुआ है। अब हमारे पास आप ये देखें कि कंडेंसेशन के साथ जो है वो क्या हो रहा है, इसमें से एक H2O निकल रहा है। OH जा रहा है और एक में से H जा रहा है। दो मोनोमर हैं, एक में से H जा रहा है और एक में से OH जा रहा है। वाटर बाहर निकल रहा है तो क्या बन रहा है, पॉलीमर बन रहा है। अब पॉलीमर को जब वाटर में ऐड किया जा रहा है तो ये किसके अंदर टूट रहा है, मोनोमर के अंदर टूट रहा है। अब आप ये एक दफ़ा पढ़ा रही हूँ मैं, तो आप ये एक दफ़ा देख लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। पहले मैंने कहा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का एक और नाम है जिसका क्या है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। हाइड्रोलिसिस का क्या नाम है, हाइड्रेशन। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोलिसिस।
Another process which is just the reverse of the condensation is called hydrolysis, a process during which polymers are broken down into their subunit monomers by the addition of water is called hydrolysis. यही कहा जा रहा है कि कंडेंसेशन के अंदर जो है वो वाटर को बाहर निकाला जाता है और हाइड्रोलिसिस के अंदर वाटर की जो है वो एडिशन करवाई जाती है। और हाइड्रोलिसिस के अंदर आप जो है वो कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस दोनों का एक चार्ट बनाएं। ठीक है, एक तरफ लिखें कंडेंसेशन, एक तरफ लिखें हाइड्रोलिसिस। अब कंडेंसेशन के नीचे आप लिखें कि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वाटर को जो है वो रिमूव कर दिया जाता है और मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट होता है। बस ये दो बातें लिखें। और फिर आप हाइड्रोलिसिस में लिखें कि वाटर की जो है वो एडिशन होती है, मतलब अपोजिट, उसमें वाटर निकाला जाता है, उसमें वाटर ऐड किया जा रहा है, उसमें मोनोमर से पॉलीमर बन रहा था, इसमें पॉलीमर से मोनोमर बनता है। अब ये जो हमारे पास ये वाला पेज दिया हुआ है, इसमें ये देखें वही डायग्राम है जो अभी मैं आपको बता रही थी। पहले कंडेंसेशन को डिहाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस को हाइड्रेशन। कंडेंसेशन में आपको क्या दिख रहा है कि वाटर जो है वो बाहर निकाला जा रहा है और मोनोमर है, मोनोमर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, पॉलीमर से कन्वर्ट हो रहा है। फिर आप हाइड्रोलिसिस में देखें कि वाटर ऐड किया जा रहा है, तो मोनोमर से जो है वो सॉरी पॉलीमर से जो है वो किसके अंदर बन रहा है, मोनोमर के अंदर बन रहा है। अब ये वाला जो पैराग्राफ है इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि पहले जो है वो हीटरोट्रॉफिक आए, फिर ऑटोट्रॉफिक आए। जो हीटरोट्रॉफिक आए थे उसके अंदर पहले हाइड्रोलिसिस होती है और फिर कंडेंसेशन होती है, और ऑटोट्रॉफिक के अंदर पहले कंडेंसेशन होती है और फिर हाइड्रोलिसिस होती है। इसको एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा। अब कार्बन के बारे में लिखा हुआ है कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो है वो बेसिक एलिमेंट होता है। इसके जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है वो आउटर शेल में रिक्वायर होते हैं। एटॉमिक नंबर जो है वो 6 हो सकता है, और फिर इसको कंप्लीट करने के लिए भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, और कंप्लीट अपना शेल करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये देख लें, इसमें डायग्राम भी बनी हुई है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन की। बस वैसे जो जो मैंने पीछे बताया उसमें से ही एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ये जो ऊपर वाली डायग्राम है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास इस पेज पे लिखा हुआ है कि ये जो बॉक्स में है, बस इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आयनिक बॉन्ड वो होता है जिसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स के। कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। फिर हमारे पास ये दिया हुआ है कि कार्बन देख लें कि कैसे कैसे बन सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अब जो मैंने जितने भी पहले एमसीक्यूज के लिए हाईलाइट चीज़ें करवाई, ये सब इंपॉर्टेंट है, पीछे से बस यही चीज़ों के एमसीक्यूज बनते हैं। अब जो हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो डिवाइड किए गए थे ना ग्रुप्स के अंदर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इनमें से ही एमसीक्यूज बनते हैं जो कि हम शुरू करने वाले हैं। बहुत ध्यान से गौर से सुनेगा, जो की पॉइंट्स बताऊं साथ साथ लिखते रहेगा। अब हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। ये सारे जब टॉपिक शुरू हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे जो है वो ज़्यादातर एमसीक्यूज बनकर आते हैं। और जो मैं बातें बताती जाऊँ उनको एज अ की पॉइंट लिखते रहिएगा, या जो लाइन में बताती जाऊँ उसको हाईलाइट करते रहिएगा। प्रोटीन्स के बारे में ये लिखा हुआ है कि जो है वो पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड जो है वो मोनोमर होता है, जैसा अभी हमने पहले पढ़ा था। प्रोटीन जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है सेल का, जिसके अंदर जो है वो सेल की एक्टिविटीज सारी कैरी हो रही होती हैं। अगर हम ड्राई वेट, एक सेल का ड्राई वेट देखें तो उसके अंदर प्रोटीन की जो परसेंटेज होती है वो 50% होता है। यही लिखा हुआ है, दे कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% होता है, मोर देन 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल। प्रोटीन का जो नाम था ना, या ऊपर की पॉइंट करके लिखें, प्रोटीन नेम वो सजेस्टेड बाय बर्जीलियस। प्रोटीन का नाम किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो एक डच केमिस्ट ने बताई थी जिसका नाम है जीजे मडेलर। प्रोटीन जो है वो जिन एलिमेंट से कंसिस्ट हुआ हुआ होता है उसमें है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। इसके पास नाइट्रोजन की जो है वो प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से इसको एक नाइट्रोजीनस कंपाउंड भी कहा जाता है। टिश्यूज को बनाने के लिए प्रोटीन इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे बॉडी पार्ट्स में जो चीज़ें प्रोटीन से बनी हुई होती हैं उसमें लिखा हुआ है हेयर, स्किन, नेल्स और फेदर्स। और जो सोर्स होती है हमारे प्रोटीन की, जो कि प्रोटीन हम जिससे इनटेक लेते हैं वो किस चीज़ों में प्रेजेंट होता है, एक है एग, मीट, फिश, मिल्क एंड पल्सेस। अब मैं एक दफ़ा रीड करके आपको दोबारा समझा देती हूँ। प्रोटीन्स कैन बी डिफाइंड एज द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, के प्रोटीन्स पॉलीमर्स होते हैं और अमाइनो एसिड मोनोमर्स होते हैं। वेयर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर इन अ डेफिनेट मैनर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, के अमाइनो एसिड जो है वो एक डेफिनेट मैनर के अंदर होते हैं और वो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। प्रोटीन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल। सेल के जो है वो प्रोटीन्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है।
विच कैरी आउट virtually ऑल ऑफ द सेल एक्टिविटीज, जो कि सारी सेल एक्टिविटीज को कैरी कर रहा होता है। दे कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल, और ये ड्राई वेट का जो सेल का वेट होता है वो कितना बनाता है, मोर देन 50% बनाता है। द नेम प्रोटीन वॉज सजेस्टेड बाय बर्जीलियस, और इसका जो एयर है वो मैं पॉइंट आउट करना भूल गई थी, 1838 है। जो इसका नाम है वो किसने रखा था, बर्जीलियस ने रखा था। उसका एयर क्या था, 1838। एंड अ डच केमिस्ट जीजे मडलर इन 1883 रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स एज अ वाइटल कंपाउंड, और एक डच केमिस्ट था जिसका नाम है जीजे मडलर, उन्होंने जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी। प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यही बात है कि प्रोटीन्स जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एलिमेंट्स, बट समटाइम्स दे ऑल्सो कंटेन फॉस्फोरस एंड सल्फर। इनको जो है वो हाईलाइट कर लें जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन दे आर कॉल्ड नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स, नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से इसको नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स कहा जाता है। प्रोटीन्स जो है वो टिश्यूज बनाने के काम आते हैं, इसलिए लिखा है प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यूज। मैनी कॉमन पार्ट्स ऑफ द लिविंग बॉडी सच एज हेयर, स्किन, नेल्स एंड फेदर्स आर आल्सो प्रोटीन। हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने हुए होते हैं। जो सोर्स होती है इसकी इंटेक की वो लिखा हुआ है एग, मीट, फिश, मिल्क एंड पल्सेस। अब हमारा टॉपिक है अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, क्योंकि जो है वो प्रोटीन क्या था, पॉलीमर, और अमाइनो एसिड क्या था, मोनोमर। कि अमाइनो एसिड मिलके जो है वो प्रोटीन बनाता है। अब अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो वो किस चीज़ से मिलते हैं, वो मिलते हैं पेप्टाइड लिंकेज से। और पेप्टाइड लिंकेज से तो मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर एक प्रोसेस भी होता है जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। या और प्रोटीन्स के अंदर जितने अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 20 बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। ये एमकेट इंटरमीडिएट हर जगह पूछा जा रहा होता है कि प्रोटीन्स के अंदर कितने बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो होते हैं 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो है, अब मैं एक दफ़ा रीड आउट कर लेती हूँ। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड मोनोमर। वही बात है कि प्रोटीन या मैक्रोमोलिक्यूल्स कह लें या फिर पॉलीमर्स कह लें, और वो किसके होते हैं, अमाइनो एसिड के होते हैं जो कि मोनोमर्स होते हैं। दीज अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय स्पेशलाइज्ड बॉन्ड और लिंकेज। वही बात है कि अमाइनो एसिड जो है वो जुड़े हुए होते हैं एक स्पेशलाइज्ड बॉन्ड या लिंकेज से, जिनका हमने नाम बताया था पेप्टाइड लिंकेज। ईच प्रोटीन हैज अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड दैट गिव्स द यूनिक प्रॉपर्टीज टू मॉलिक्यूल। हर प्रोटीन के पास जो है वो एक यूनिक सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड की, जो कि उसको जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज दे रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे आगे लिखा हुआ है मैनी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोटीन आर बेस्ड अपॉन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड। देयर आर 20 बेसिक अमाइनो एसिड, और इसके अंदर कितने मौजूद होते हैं, 20 बेसिक अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन करें, 20 बेसिक अमाइनो एसिड जो कि कॉमनली फाउंड होते हैं प्रोटीन्स के अंदर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम वायरस टू ह्यूमन बींग्स। अब ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है ना, पहले आप इसको देखें, इसको पहले मैं डिस्कस कर लूँ। जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एन अमाइनो एसिड। अब ये आप पूरा देखें कि एक तरफ जो है वो अमाइनो ग्रुप को दिखाया हुआ है, एक तरफ जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को दिखाया हुआ है। अमाइनो जो है वो अमाइनो ग्रुप बेसिक होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक होता है। इसलिए अब ये दोनों जो है वो एक कार्बन से मिले हुए हैं, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। दोनों एक कार्बन से मिले हुए हैं जिसको हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं। इसके नीचे एक आर लिखा हुआ है, आर, इसको हम कहते हैं रेडियल ग्रुप। अब मैं ये पढ़ते हैं हम पैराग्राफ। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट वन बेसिक अमाइनो ग्रुप, यही दिखाया हुआ है, ये रहा अमाइनो ग्रुप। एंड वन एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बाउंडेड टू द सेम कार्बन। अभी मैंने आपको बताया था दोनों एक ही कार्बन से मिले हुए हैं जिसको हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं। और ये जो आर है ना, इसको रेडियल ग्रुप कहते हैं। नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ है वेयर आर इज द रेडियल ग्रुप, और आर जो है वो रेडियल ग्रुप होता है। इसके वजह से जो है वो स्ट्रक्चर में वेराइटी शो होती है। आर की जगह अगर एच लग जाए तो नीचे देखें स्ट्रक्चर में ग्लाइसरीन बनता है। अगर CH2OH लग जाए तो सीरीन बनता है। CH3 लग जाए तो एलेनाइन बनता है। ये आप देखेंगे इस तरह आता है एमकेट में, या इंटरमीडिएट में भी आ सकता है कि इंटरमीडिएट में लिखा हुआ आ जाएगा कि अगर जो है वो आई की रिप्लेसमेंट में हम CH2OH लगा दें तो वो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो सीरीन का स्ट्रक्चर बना देगा। और एमकेट में जो है वो डायग्राम्स बनी हुई भी आ सकते हैं, या इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो आप इस तरह याद रखिएगा इसको कि H लगा हुआ हो तो ग्लाइसिन, CH2OH लगा हुआ हो तो सीरीन, और CH3 लगा हुआ हो तो एलेनिन। ये बात याद रखिएगा। अब हमारे पास टॉपिक है लिंकेज ऑफ अमाइनो एसिड। यही जो मैंने आपको बताया था कि अमाइनो एसिड की जो चेन जारी होती है, ये जो है वो जुड़ जिस चीज़ से रहे होते हैं वो क्या था, वो था पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, के प्रोटीन बनने के दौरान हर अमाइनो एसिड जो है वो ज्वाइन हुआ हुआ होता है दो अदर अमाइनो एसिड से, और एक अनब्रांच पॉलीमर बना रहा होता है जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अब पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए होते हैं ना, वो किस प्रोसेस के जरिए होते हैं, वो कंडेंसेशन प्रोसेस
प्रोसेस के जरिए होते हैं। यही बात इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। इन पॉलीपेप्टाइड चेन दीज अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस को हाईलाइट कर लें। द प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, जो प्रोटीन्स अगर उसके अंदर 100 अमाइनो एसिड होंगे तो वो पॉलीपेप्टाइड्स कहलाते हैं। और कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं जिनका साइज जो है वो स्मॉल होता है। अगर साइज स्मॉल होगा तो जाहिर है उनके पास अमाइनो एसिड की तादाद भी जो है वो कम होगी। यही इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब हमारे पास है, अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स वाला टॉपिक। इससे एमसीक्यूज आते हैं। अब ये ध्यान से सुनेगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर आप एज ए की पॉइंट लिखें लीनियर सीक्वेंस होता है और इंसुलिन को हाईलाइट कर दें। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के आप ऊपर लिखें स्पायरली क्वाइल्ड होता है और हेलिक्स स्ट्रक्चर बना रहा होता है। इसके अंदर आप जो है वो हाइड्रोजन और सल्फाइड बॉन्ड को हाईलाइट करेगा और हेयर्स और स्पाइडर वेब को एग्जाम्पल के तौर पे हाईलाइट कर लें। फिर हम आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशन के अंदर होता है, जो कि फोल्ड या सुपर फोल्ड होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, और इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं उसको हाईलाइट करें, इसकी एग्जाम्पल को हाईलाइट कर लें। और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर जो है वो हेमोग्लोबिन को हाईलाइट करें। अब हम रीड आउट करते जाएंगे और आपको जो है वो समझाते जाएंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर, पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग अ लीनियर सीक्वेंस। एक ऐसी चेन पॉलीपेप्टाइड की जिसके अंदर लीनियर सीक्वेंस मौजूद हो अमाइनो एसिड की, और किसकी मदद से जुड़े हुए होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़े होते हैं। इसमें बॉन्ड को हाईलाइट करें, इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, एग्जांपल इंसुलिन। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड बिकम स्पाइरली क्वाइल्ड। जो बात अभी मैंने आपको बताई थी कि स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं, इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिजिड एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड हेलिक्स। जाहिर है स्पाइरली क्वाइल्ड होंगे तो हेलिक्स बनाएंगे। इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, द हाइड्रोजन एंड सल्फाइड बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व टू होल्ड द प्रोटीन चेन इन स्पायरल मैनर। दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड सल्फाइड, जो कि स्पायरल मैनर में प्रोटीन को जो है वो होल्ड करके रखते हैं। एग्जाम्पल हेयर्स एंड स्पाइडर वेब। हाईलाइट कर लें। टर्शरी स्ट्रक्चर, द टर्म टर्शरी स्ट्रक्चर रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनटू द 3 डायमेंशन। मतलब कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ना उसको जब 3 डायमेंशन के अंदर किया जाता है, मतलब कि सुपर फोल्ड और सुपर फोल्ड बनाए जाते हैं, तो उसके अंदर ये जो जोड़ के रखा जाता है वो कितने बॉन्ड से रखा जाता है, स्ट्रक्चर हैविंग पेप्टाइड हाइड्रोजन आयनिक एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। और इसके एग्जांपल क्या है, लाइसोजाइम। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इसके अंदर ना 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड के सब यूनिट्स जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं वो एसोसिएट हुए होते हैं, इसको हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। द एसोसिएशन ऑफ 2 or more subunits of polypeptide chain into the large size molecules is called quaternary structure, example hemoglobin। ये एमकेट में ऐसे ही पूछी गई थी, मतलब इसी तरह पूछी जाती हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो आपको ऐसे जो है वो रटना होगा, या रटेंगे भी नहीं तो दिमाग में जरूर याद रखें ऐसी चीजें। वैसे अभी इतनी इतनी सारी होंगी कि मतलब आप जो है वो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए आप की पॉइंट्स लिखते जाया करें या फिर कॉपी बना लें, जिस तरह आप जो है मैं बताती ना उस तरह लिखते जाएं तो आसानी रहेगी याद करने में भी। अब हमारा ये जो पेज नंबर 26 है, इसके ऊपर जो है वो एक बॉक्स बना हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो बहुत हाई टेम्परेचर और जो बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो प्रोटीन को जो है वो तोड़ रहे होते हैं, डीनेचर कर रहे होते हैं, उसको फंक्शन की एबिलिटी ख़त्म कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम उसको जो है वो डिज़ोल्व कर दें तो वो अपने आप को जो है वो नॉर्मल पोजीशन में ले आएगा, उसके फंक्शन की एबिलिटी जो है वो दोबारा आ जाएगी, वो फंक्शन करने के लायक बन जाएगा। इस बॉक्स में ये लिखा हुआ है। और फिर हमारे पास यहाँ पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ये दिया हुआ है कि ये जो इसके नीचे है हमारे पास छोटा सा पैराग्राफ है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर दो या दो से ज्यादा जो सब यूनिट्स होते हैं अगर वो एक जैसे होंगे, मतलब कि उनके जो है वो सिमिलर यूनिट्स होंगे, तो उसका नाम है होमोजीनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अगर डिसिमिलर होंगे तो हीट्रोजीनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। पहले बॉक्स को हम पढ़ लेते हैं। हाई टेम्परेचर वेरियस केमिकल ट्रीटमेंट्स विल डीनेचर अ प्रोटीन कॉजिंग इट टू लॉस इट्स कन्फर्मेशन एबिलिटी टू फंक्शन। वही क्या, हाई टेम्परेचर और वेरियस केमिकल ट्रीटमेंट्स उसको जो है वो डीनेचर कर देता है, उसकी फंक्शन की एबिलिटी को खत्म कर देते हैं। इफ द डीनेचर्ड प्रोटीन रिमेन्स डिसॉल्व्ड, अगर हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं तो इट में रीनेचर व्हेन द एनवायरनमेंट इज रिस्टोर्ड टू नॉर्मल। तो जब एनवायरनमेंट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा तो उसकी जो है वो एबिलिटी भी फंक्शन करने की वापस आ जाएगी। और नीचे वाला पैराग्राफ है, इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर द पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स में भी सिमिलर और डिसिमिलर, कि वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। अगर वो सिमिलर होंगे तो होमोजीनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, अगर डिसिमिलर होंगे तो हीट्रोजीनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब है हमारे पास फंक्शन ऑफ प्रोटीन।
प्रोटीन्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि प्रोटीन्स के जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो जाहिर है डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं। प्रोटीन्स एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कैरी करते हैं और सेल का जो है वो मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर मैमेलियन सेल में देखा जाए तो प्रोटीन्स की जो क्वांटिटी होती है वो 10,000 होती है। और प्रोटीन्स जो है वो किस तरह काम करते हैं, जैसे एज अ स्ट्रक्चर केबल्स काम करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, एज एंजाइम्स काम करते हैं, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, ऐसे प्रोटीन्स काम करते हैं। और फिर देखा जाए तो मैकेनिकल, हाँ, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं, यानी ये कि वो ये कंट्रोल करते हैं कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर आनी चाहिए और कौन सी चीज़ जो है वो सेल के बाहर जानी चाहिए। प्रोटीन जो है वो ऐड करते हैं एंटीबॉडीज, एंटीजन और फिब्राइन। अब ये जो फिब्राइन है इसका मतलब ये है, आप ऊपर की पॉइंट करके लिख लें कि फिब्राइन होता क्या है। ये जो है वो सीमेंटिंग मटेरियल होता है ब्लड क्लॉटिंग का। ये आगे वाले जब मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगी ना आपको तो जो है वो आपको पता चलेगा। तो अभी से आप लिख लेंगे ना तो बाद में आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं एक दफ़ा रीड कर लेती हूँ ताकि आपको और पक्का समझ में आ जाए। प्रोटीन्स हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर, देयरफॉर दे परफॉर्म वेरिएबल फंक्शन। वही बात हो गई कि डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्रोटीन्स आर द मॉलिक्यूल्स विच कैरी आउट द एक्टिविटीज एंड फॉर्म द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। मतलब कि वो जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल की एक्टिविटीज को कैरी कर रहे होते हैं और स्ट्रक्चर का मेन और सेल का मेन स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट अ टिपिकल मैमेलियन सेल में हैव एज मैनी एज 10,000 डिफरेंट प्रोटीन्स। कि एक जो मैमेलियन सेल होता है उसके पास कितनी प्रोटीन्स की तादाद होती है? 10,000 होती है। और फिर हमारे पास लिखा हुआ है एज स्ट्रक्चर केबल्स प्रोटीन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट बोथ विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल। के स्ट्रक्चर केबल्स की तरह काम करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं सेल के अंदर और सेल के बाहर। एज एंजाइम प्रोटीन्स वास्टली एक्सेलरेट द रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। वही जिस तरह एंजाइम काम करता है प्रोटीन भी उस तरह से काम कर सकता है। एज हार्मोन्स काम करते हैं, एज मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स ट्रांसपोर्टर्स प्रोटीन डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस शुड एंटर और लीव द सेल। प्रोटीन एक्ट एज एंटीबॉडीज, एंटीजन और फिब्राइन। फिब्राइन में दोबारा बता रही हूँ सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिसके पास 3 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इसमें इतना रेशियो होता है जितना जो है वो वाटर के अंदर मौजूद होता है। अगर हम वाटर का फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन की कितनी मिकदार होती है? 2 होती है। ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी होती है? 1 होती है। इसी तरह जो है कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये बिल्कुल सेम रेशियो में मौजूद होते हैं। एमकेट या इंटरमीडिएट के अंदर इस तरह से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है उसका कितना रेशियो होता है, जितना वाटर के अंदर, मतलब कि नाम देकर भी पूछा जा सकता है और रेशियो देकर भी पूछा जा सकता है। जितना वाटर में होता है या फिर कोई सोडियम क्लोराइड वगैरह, इस तरह कोई भी बाकी ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जिस तरह वाटर में होता है 2:1, या फिर डायरेक्ट रेशियो भी लिखा आ सकता है 2:1, 4:5, 3:1, इस तरह से, ठीक है। और जो बाकी जो कार्बन्स को और जो कार्बन बचा है इसको इसलिए हम हाइड्रेटेड कार्बन्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो बिल्डिंग मटेरियल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और स्टोरेज सब्सटेंस की तरह भी काम किया जा सकता है। बिल्डिंग मटेरियल कोई चीज़ बनाने के लिए, स्टोरेज सब्सटेंस स्टोर करने के लिए। अब इसका जो परसेंटेज है इसको हाईलाइट कर लें सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में। 1% इसका वेट होता है और ये क्या कहलाते हैं? इनका जो जनरली कॉल्ड होता है, मतलब जो जनरली इनको जिस नाम से बोला जाता है वो क्या है? शुगर है या फिर सेक्राइड है। शुगर और सेक्राइड का एक ही मतलब होता है, ड्यू टू देयर स्वीट टेस्ट एक्सेप्ट पॉलीसेक्राइड। अच्छा, किस तरह से एक और एमसीक्यूज बन सकता है और ये बनता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड है। एक है हमारे पास मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अब ये जो पॉलीसेक्राइड है ना इसके पास स्वीट टेस्ट नहीं होता और इस तरह से एमसीक्यूज आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ द कार्बोहाइड्रेट हैव नो स्वीट टेस्ट, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो कौन से ऐसा ग्रुप है जिसके पास स्वीट टेस्ट नहीं है? वो है पॉलीसेक्राइड। और या फिर यह आ जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड्स मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड, या कुछ और अलग से भी नाम आ जाएंगे बाकी ऑप्शंस में। तो आपको करेक्ट पता होना चाहिए कि कौन से 3 ग्रुप्स में डिवाइड है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। फिर हमारे पास है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का मतलब होता है 1 शुगर। मोनो से पता चल रहा है, मोनो का मतलब 1 और सेक्राइड का मतलब शुगर। मोनोसेक्राइड के आप जो है वो पेंसिल से करके लिख लें, मोनो 1 सेक्राइड शुगर। अब हम रीड कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आता जाए, इससे जो है वो एमसीक्यूज बनते हैं।
पूरे उससे, मैंने कहा था प्रोटीन से ही बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक शुरू हो चुका है, तो आप बहुत ध्यान से सुनेगा आप लोग। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल शुगर्स क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि ये और सिंपल नहीं तोड़ सकते। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑलिगोसेक्राइड को तोड़कर सिंपल करें, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? ऑलिगोसेक्राइड को तोड़ेंगे तो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉलीसेक्राइड को तोड़ेंगे तो ऑलिगोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट आप मोनोसेक्राइड को नहीं तोड़ सकते, बिकॉज मोनोसेक्राइड तो खुद सिंपल शुगर है। इसलिए लिखा हुआ है कि ये सिंपल शुगर्स हैं बिकॉज दे कैन नॉट बी, अच्छा अब यहाँ पे आ गया है, बिकॉज दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर इनटू द सिंपल शुगर। ये खुद सिंपल शुगर हैं, तो और सिंपल में क्या कन्वर्ट होंगे? देयर जनरल फार्मूला। अब इसका जो फार्मूला है इसको हाईलाइट कर लें, बल्कि याद कर लें। ये फार्मूला एज इट इज उठ के आ जाएगा कि राइट डाउन द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड। तो इसका है CnH2nOn, मतलब कि N के साथ 1 है और O के साथ 1 है और H के साथ 2N है। एग्जाम्पल, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज C6H12O6, राइबोज C5H10O5। ये आपको जो है वो फॉर्मूले याद होने चाहिए कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज इन सबका फॉर्मूला एक ही है। राइबोज का क्या है? C5H10O5। अब जो फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज और ग्लूकोज है, अगर देखा जाए तो CnH2n और ON, मतलब कि C6O6, NN आ गया ना। अब 12 है तो 6 2 जा कर लो, जितना n है, n की क्या थी? 6 थी, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 12 हो गया। तो क्या बना? C6H12O6। उसी तरह राइबोस में देखें, राइबोस में n कितना दिया हुआ है? 5। O का n कितना दिया हुआ है? 5। H का देखें, H का जो है वो कितना दिया हुआ था? 5। तो 2n है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 10। C5H10O5। और मोनोसेक्राइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये क्या होते हैं? सारे के सारे वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जिनके पास स्वीट टेस्ट होता है और ये पानी के अंदर सॉल्युबल हो सकते हैं। अब जो इनकी क्लासिफिकेशन है ना, तो वो किसके अकॉर्डिंग है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के अकॉर्डिंग है। ये आप हाईलाइट कर लें कि जो इसकी क्लासिफिकेशन है ये किसके अकॉर्डिंग है? एच के अकॉर्डिंग नहीं है, ओ के अकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि कार्बन आइटम्स के अकॉर्डिंग है। तो ये शुरू कहाँ से होता है? ये नहीं कि ये 1 2 से शुरू नहीं होता है, बल्कि डायरेक्ट 3 से इसकी क्लासिफिकेशन शुरू है। ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रायोस का मतलब होता है 3, टेट्रोस का मतलब होता है 4 वाला, पेंटोस का मतलब होता है 5, हेक्सोस का मतलब होता है 6 वाला और हेप्टोस का मतलब होता है 7 वाला। अगर आप जो है वो ट्रायोस से शुरू कर लें तो आप फॉर्मूले जो है वो खुद बना सकते हैं। ट्रायोस को हम कहते हैं C3H6O3, मतलब कि N का 3 आ गया, H का जो है वो 2N आ गया कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस में भी है। अब इनकी जो एग्जांपल्स है ना, ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए बिल्कुल। आप मतलब एम कैट के लिए तो बाकायदा फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। वहां पर आप क्या पूरा चार्ट बनाएंगे, क्या याद करेंगे? अगर मैं कहूँ कि पेंटोस की बताएं एग्जाम्पल, तो आपको फौरन आपकी जबान पर होनी चाहिए कि राइबोस है और राइबोलूस है। अगर मैं कहूँ हेप्टोस, तो आप फौरन बोल दें ग्लूकोहेप्टोस। आप इस तरह याद करें। देखिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है। आप बस समझ कर याद करेंगे या समझ कर पढ़ेंगे तो हो जाएगा। आप पहले अपनी फिंगर टिप्स पे जो है वो 3 से शुरू करें। मैं आपको जिस तरह बता रही हूँ ना, आप उस तरह करें। अपनी फिंगर टिप्स पे जो है वो 3 करें। पहले ट्रायोस, हाथ सामने रखें और 3 से शुरू करें। ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस, इस तरह आपने बोला। बिल्कुल उंगलियों को आंखों के सामने करके 3 से 3rd फिंगर से शुरू करेगा। ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस। फिर आप जो है वो इसका फॉर्मूला एक दफ़ा दिमाग में कर लें। जब एन और जब आपको CnH2n और ON पता होगा ना, तो फॉर्मूला बहुत आराम से होगा। अगर मैं कहूँ पेंटोस का बताएं, ये फॉर्मूले भी एज इट इज आ जाते हैं कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ पेंटोस। से बहुत ईजी है फॉर्मूले तो, कि एन है और ओ के साथ भी एन है। पेंटोस का तो 5 होता है, तो 5 5 दोनों जगह आ गया। अब एच के साथ जो है वो 2 लगा हुआ है, तो 2 5 कर लें, 2 5 10 आ गया। अब क्या बना? C5H10 और O5। ये आपके सब विजन करके किया करें, इससे बहुत आराम से याद हो जाता है। या आप जो है वो आंखें बंद करके एक दफ़ा सोच लिया करें, तो इस सारी चीज़ों से ना बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में रह जाता है। और इस तरह मैं एग्जाम्पल का अगर बताऊं तो आप इस तरह याद करें कि ग्लिसरोज डाईहाइड्रो ऑक्सीएसीटोन, ये आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा। ग्लिसरोज डाईहाइड्रो ऑक्सीएसीटोन ट्रायो, मतलब कि 3 उंगलियां तीसरी उंगली से याद करेगा कि ग्लिसरोज डाईहाइड्रो ऑक्सीटोन, इथरोज इथरोलूस, राइबोस राइबोलूस और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोहेप्टोज। ऐसे आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये बात याद रखेगा कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, इनका सेम फॉर्मूला है C6H12O6।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इससे काफ़ी तरह के एमसीक्यूज बनते हैं। जैसा भी मैंने बताया कि फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ हेक्सोस, हेप्टोस या ट्रायोस, किसी का एक का भी पूछ लिया जाएगा, एग्जाम्पल पूछ ली जाएगी। तो ये सब आपके फिंगर टिप्स आपको याद होना चाहिए, और फॉर्मूला तो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही लिख देगा। ऐसे अगर मैं आपसे नाम लूँ हेक्सोस, तो आपको पता होना चाहिए कि C6H12O6। जब टेबल्स पता है या 6 चूज या 12 भी पता होगा तब भी आप कर लेंगे। ये पेज नंबर 28 पर अब हमारे पास दिया हुआ है कि मोनोसेकेराइड्स जो हैं वो फल या सब्जियों में पाए जाते हैं, और ज़्यादातर जो है ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे कि सिंगल होते हैं ना, तो ये कंबाइंड स्टेट मतलब कि दो मिलकर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल सुक्रोज लिखा हुआ है। अगर आप ओलिगोसेकेराइड में देखेंगे तो मोनोसेकेराइड दो हैं जो कि मिल के सुक्रोज बना रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। और ग्लूकोज ग्लूकोज जो है वो किस किस में पाया जाता है, ड्राई फ्रूट, स्वीट कॉर्न, हनी, इसको हाईलाइट कर लें। फिर हमने कहा कि स्टार्च में पाया जाता है ये, और शुगर केन में पाया जाता है। लेकिन किस तरीके से पाया जाता है, शुगर केन में ग्लूकोज जो है जब फ्रुक्टोज के साथ मिलता है तब शुगर केन बनती है। यहाँ पे आप नीचे देखें कि सुक्रोज को ही जो है वो शुगर केन कहा जाता है। सुक्रोज के ऊपर आप पेंसिल से लिख लें शुगर केन। तो जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है तो सुक्रोज, या फिर हम कह सकते हैं कि शुगर केन बनता है। फिर हमने कहा कि फ्रुक्टोज, अच्छा ये जो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज है किस ग्रुप में आते हैं, ये आते हैं हेक्सोज के ग्रुप में। तो फ्रुक्टोज को जो है वो फ्रूट शुगर कहा जाता है। इसका जो कॉमन नेम या जनरली कॉल्ड कह सकते हैं उसको हम फ्रूट शुगर कहा जाता है। इसलिए आप फ्रुक्टोज, ये जो दूसरे बॉक्स में लिखा हुआ है ना सुक्रोज से जो मिल रहा था फ्रुक्टोज, इसके ऊपर भी आप फ्रूट शुगर लिख लें। अब गैलेक्टोज के बारे में ये कहा जा रहा है कि कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, और इससे मिलकर जो है वो लैक्टोज बनता है। अगर आप ओलिगोसेकेराइड के अंदर देखें तो हमारे पास लैक्टोज बन रहा है, लेकिन किन दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बन रहा है। अगर हम इसके एक दफ़ा इंग्लिश को मैं रीड करूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। Monosaccharides are found in various fruits and vegetables. Most of them are found in combined state. Example सुक्रोज, ये कि फल और सब्जियों में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में होता है ज़्यादातर, जैसे कि सुक्रोज। कंबाइंड स्टेट में कैसे, कि ग्लूकोज जो है वो फ्रुक्टोज के साथ मिलता है तभी तो सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज फाउंड इन ड्राई फ्रूट, स्वीट कॉर्न एंड हनी, ये इसको हाईलाइट कर ले। ऑन द अदर हैंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन स्टार्च इन शुगर केन, इट इज़ एसोसिएटेड विद फ्रुक्टोज, ये इन तीन चीज़ों में पाया जाता है। उसके अलावा ये स्टार्च में भी पाया जाता है। अगर हम देखें तो शुगर केन जो सुक्रोज है, सुक्रोज इज ऑल्सो नोन एज शुगर केन, उसके ऊपर लिख ले, मैं फिर कह रही हूँ ताकि आप भूले ना। तो इसको जो है वो एसोसिएट किया जाता है फ्रुक्टोज, मतलब कि जब ग्लूकोज फ्रुक्टोज के साथ मिलेगा तभी तो जाके सुक्रोज बनेगा। और फ्रुक्टोज के बारे में कहा जा रहा है मोस्ट अबंडेंट हेक्सोस साउंड इन जनरली कॉल्ड फ्रूट शुगर, के उसको जो है वो हेक्सोस वाले ग्रुप में पाया जाता है, इसको जो है वो फ्रूट शुगर कहा जाता है। गैलेक्टोज के बारे में ये कहा जा रहा है साउंड लार्जली इन कंबाइंड स्टेट इन लैक्टोज, अच्छा लैक्टोज को मिल्क कहा जाता है। या नीचे ओलिगोसेकेराइड के ऊपर लैक्टोज के ऊपर मिल्क लिख लें जो कि डाइसेकेराइड बनाते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिक्स किया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, मिल्क या लैक्टोज, बात एक ही है। लैक्टोज इज ऑल्सो नोन एज मिल्क, तो दोनों तो जो है वो लैक्टोज ये बन सकता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मिल्क बनेगा। ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड का मतलब होता है फ्यू शुगर। मोनोसेकेराइड का मतलब होता है वन शुगर। पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है मैनी शुगर। अब है हमारे पास ओलिगोसेकेराइड, द कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स व्हिच इज 2 to 10 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल, ये बहुत काम की बात इसमें बताई गई है, इससे एमसीक्यूज बन के आता है। अब किस तरह से बनता है मैं आपको एंड में बताऊंगी। कि 2 से 10 जिसमें मोनोसेकेराइड्स पाए जाएं, मतलब कि स्टार्टिंग कहाँ से शुरू हो, 2 से शुरू हो। 2 to 10 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस, on hydrolysis are oligosaccharide. The most common and abundant carbohydrate oligosaccharides are disaccharide. ये कहा जा रहा है कि जो 2 से 10 तक होते हैं ना, कि स्टार्टिंग ही 2 से होती है, इसको हम कहते हैं डाइसेक्राइड। मतलब कि दो मोनोसेक्राइड मिले, कितने मिल रहे हैं, दो। दो से मिल ज़्यादातर जो है वो दो मिलके चीज़ें बनाते हैं, तीन नहीं। तो जो 2 से 10 वाला है ना उसको डाइसेक्राइड कहा जाता है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है। और फिर हमारे पास लिखा हुआ है ओलिगोसेक्राइड जिसके पास 3 से 10 होते हैं, जो तीन मिलके बनाते हैं ना उसको हम डेक्स्ट्रिन कहते हैं। और अबंडेंट कौन सा होता है, डेक्स्ट्रिन होता है या डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड अबंडेंट होता है, ये इस पैराग्राफ में भी लिखा हुआ था। और ऐसे पूछा जाता है एमसीक्यूज के जो 2 से 10 होते हैं उसका नाम बताइए, और जो 3 से 10 होते हैं उसका नाम बताइए। या फिर ये पूछा जाता है कि डेक्स्ट्रिन और डाइसेक्राइड में से अबंडेंट कौन सा होता है। अब हमारे पास ये जो चार्ट दिया हुआ है ना, इसके ऊपर जो जो मैं बता रही हूँ वो लिखें। फ्रुक्टोज के ऊपर फ्रूट शुगर, सुक्रोज के ऊपर शुगर केन, लैक्टोज के ऊपर मिल्क। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके शुगर केन बनाते हैं तो ये भी करेक्ट है, और विद द रिलीज ऑफ वाटर, क्योंकि हम हर उसमें जो है वो वाटर रिलीज हो रहा है।
या फिर सुक्रोज बनाते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिलाकर कह दें कि मिल्क बना रहे हैं, तो ये मत सोचेगा कि लैक्टोज बनाते हैं, नहीं भाई, लैक्टोज को तो मिल्क भी कहते हैं, इसलिए मिल्क भी हो सकता है या फिर लैक्टोज भी हो सकता है। और 2 दफा अगर ग्लूकोज को मिला दिया जाए तो माल्टोज बनता है। The sugars which are composed of two monomers are disaccharide on hydrolysis they produce two monosaccharide subunit। ये कहा जा रहा है कि 2 मोनोमर्स बन के जो है वो डाइसेक्राइड बनाता है, अगर डाइसेक्राइड को तोड़ा जाए तो 2 मोनोसेक्राइड के सब यूनिट निकलेंगे या फिर 2 मोनोसेक्राइड निकलेंगे। दे आर यूजुअली फॉर्म व्हेन 2 हेक्सोस। अच्छा ये बात ध्यान में रखिएगा कि डाइसेक्राइड या फिर डेक्स्ट्रिन तभी बनता है जब हेक्सोस शुगर मिलाई जाए, मतलब कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज को आपस में कंबाइन किया जाए तभी बनता है, कि और कोई और ग्रुप नहीं होगा। ये नहीं कि ट्रायोस को उठा के बना दिया या फिर जिसके अंदर 2 थे उसको उठा के बना दिया, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये है कि आपके पास जो है वो हेक्सोस वाला ही ग्रुप यूज होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, हेक्सोस की लाइन को जो है वो हाईलाइट कर लें। अब ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ये मैंने आपको बता दी हैं। अब याद किस तरह करना है ये आप सुने। मैंने जिस तरीके से किया था ना उस तरीके से आपको आसानी होगी। कि पहले आपको पता है कि पहले तो ग्लूकोज है ही है, ठीक है। अब ग्लूकोज के साथ मिक्सचर है, तो पहले आपको फिंगर टिप्स होना चाहिए ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है ना, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज, मिक्स तो हमेशा ग्लूकोज के साथ ही होगा, ये बात ध्यान में रख लें। फिर आप बताएंगे कि बनेगा क्या। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ऐसे याद करें कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। अब वहाँ पे आप चार्ट तो बनाने बैठेंगे नहीं एमकेट या इंटरमीडिएट के पेपर में। अगर वहाँ पे आपको एमसीक्यूज पूछा जाए कि गैलेक्टोज का बताइए, तो आप फौरन जो है वो उसका फाइनल जो उसका प्रोडक्ट बन रहा था उसको आप नीचे से शुरू कर लें कि गैलेक्टोज दूसरे नंबर का है, तो पहले क्या था, माल्टोज, फिर था लैक्टोज, तो आपको मिल गया। इस तरह से बहुत आसानी हो जाएगी। और फिर हमारे पास आखिरी पैराग्राफ लिखा हुआ है। अच्छा इंटरमीडिएट वालों को तो फिर भी टाइम मिल जाएगा कि वो चार्ट वगैरह अगर बनाना चाहें, रटना चाहें तो कर लें। एमकेट वालों को इतना टाइम नहीं मिलता है, एमकेट वालों की हर चीज़ें जो है वो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ताकि फौरन फौरन याद आए। वहाँ पे टाइम ज़ाया करने का मौका ही नहीं मिलता है, और अगर टाइम गलती से भी ज़ाया हो जाता है तो नुकसान तो बच्चे का ही होता है। अच्छा अब हमारे पास आखिरी पैराग्राफ में है कि सुक्रोज केन शुगर, सुक्रोज को केन शुगर या शुगर केन एक ही बात है कहा जाता है। इज फाउंड इन मोस्ट प्लांट, ज़्यादातर प्लांट में पाया जाता है। इट इज स्टोर्ड इन लार्ज अमाउंट इन शुगर केन एंड बीट रूट। ये जो है वो सुक्रोज जो है वो स्टोर किया जाता है 2 चीज़ों में, एक है शुगर केन और एक है बीट रूट। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है, ये जो है वो मिल्क के अंदर पाया जाता है। माल्टोज, माल्टोज को वही के माल्ट शुगर कहा जाता है, लेकिन नेचर में जो है वो ऐसे ही पाया नहीं जाता बल्कि इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब है हमारे पास पॉलीसेकेराइड। जिस तरह से मैं आपको एमसीक्यूज बता रही हूँ, अभी जब मैं आपको एमसीक्यूज का वीडियो बनाओगी ना तब आपको खुद ही दिख जाएगा कि हाँ इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया था कि इसी तरह से बनता है। वहां पर भी आपको इसी तरह के एमसीक्यूज बने हुए दिखेंगे जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। अब है हमारे पास पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का अभी मैंने बताया था कि मैनी शुगर होता है। इनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगर्स इसके अंदर कनेक्टेड होते हैं। और जब हम इसको तोड़ते हैं ना, अभी मैंने हाइड्रोलिसिस का आपको इसी चैप्टर में पढ़ाया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा, बल्कि आप एक दफ़ा याद करने की कोशिश करें। जब आप ये करते हैं ना कि कोई वर्ड आ जाता है और फिर आप उसको याद करते हैं कि क्या था इसका मतलब, तो आपको पेपर तक याद रह जाता है और बहुत पक्का याद रह जाता है। तो अभी जैसे यहाँ हाइड्रोलिसिस है तो इसका मतलब बताइए क्या था। मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट हो रहा था या पॉलीमर मोनोमर में कन्वर्ट हो रहा था। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है टूटना, तो क्या था, पॉलीमर मोनोमर में कन्वर्ट हो रहा था। अच्छा ये बताइए कि वाटर जो है वो रिलीज हो रहा था या ऐड हो रहा था। हाइड्रोलिसिस है ना, तो हाइड्रेशन हो रही थी, मतलब कि वाटर की एडिशन हो रही थी। और फिर एक और प्रोसेस था कंडेंसेशन। मैं आपको जिस तरह बता रही हूँ आपको फौरन दिमाग में सब चीज़ें चल रही होंगी कि कंडेंसेशन तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस था। डिहाइड्रेशन के नाम से याद आ गया कि वाटर उसमें रिलीज हो रहा था, उसमें ऐड हो रहा था। इस तरह से याद क्या करें तो याद हो जाता है और दिमाग में भी रह जाता है। अच्छा हमने ये बताया था कि पॉलीसेकेराइड का जो है वो बहुत ज़्यादा वेट होता है, इसके तोड़ने पर इसके बहुत ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स निकलते हैं। और ये जो है वो कंडेंसेशन, अच्छा जब इसकी कंडेंसेशन की जाती है ना तब बहुत सारे जो हैं वो जुड़ जाते हैं, क्योंकि कंडेंसेशन के प्रोसेस से ही तो जुड़ रहे थे, मोनोसेकेराइड पॉलीमर में कन्वर्ट हो रहा था। इसलिए कहा जा रहा है कि कंडेंसेशन का प्रोसेस यूज होता है। इसकी एग्जांपल में स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज होता है। ये भी पूछी जाती है कि पॉलीसेकेराइड इंक्लूड्स ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज, और बाकी जो 3 ऑप्शन होंगे उसमें डेफिनेटली गलत ही आंसर दिए हुए होंगे। तो आपको ये भी याद रखना है कि स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज किसकी एग्जाम्पल हैं, ये हैं पॉलीसेकेराइड की एग्जाम्पल। फिर हमारे पास है स्टार्च, कि ये जो है वो सबसे ज़्यादा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, किसका होता है, प्लांट्स का होता है, जो कि सीरियल्स, लेग्यूम्स, पोटैटोज और वेजिटेबल्स के फॉर्म में पाया जाता है, के अंदर पाया जाता है। ग्लूकोज से
ज्वाइन हुआ हुआ होता है, और स्ट्रेट चेन में होता है अमाइलोस, और ब्रांच चेन होती है अमाइलोपेक्टिन, सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। तो स्टार्च के बारे में ये कहा जा रहा है कि प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ हायर प्लांट्स, जो कि सीरियल्स, लेग्यूम्स, पोटैटोज और वेजिटेबल्स में पाया जाता है। फाउंड इन सीरियल्स, लेग्यूम्स, पोटैटोज एंड अदर वेजिटेबल। ये जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, जो कि अगर स्ट्रेट चेन में होंगे तो उसको अमाइलोस कहेंगे, और अगर ब्रांच चेन में होंगे तो हम इसको अमाइलोपेक्टिन कहेंगे। इट इज मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर इन स्ट्रेट चेन अमाइलोस, इसको हाईलाइट कर लें। और अगर ब्रांच चेन में होगा तो क्या कहेंगे, अमाइलोपेक्टिन, इसको हाईलाइट कर लें। अब अगर प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल होगा या फिर एनिमल्स का होता है, एक प्लांट का जो होता है तो उसका क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। और अगर एनिमल्स का रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है ग्लाइकोजन। तो अगर हम प्लांट्स को देखें तो वो भी इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, और एनिमल्स का भी कोई सा भी हम आपको वो रिजर्व फूड मटेरियल दे दूँ ना मैं आपको, वो पानी में नहीं घुस सकता। ये बात याद रखिएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, इनसॉल्युबल इन वाटर, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपल शुगर बाय हाइड्रोलिसिस। स्टार्च को जब हम तोड़ेंगे ना, हाइड्रोलिसिस का वही दिमाग में ले आए कि जब हम तोड़ेंगे तो उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर हमारे पास सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, और ग्लूकोज यूनिट जो है वो स्ट्रेट चेन में ज्वाइन हो सकते हैं, मगर इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं होती। इसको हाईलाइट कर लेंगे। ये पूछा जाता है कि सेलुलोज के अंदर स्ट्रेट चेन होती है और ब्रांचिंग भी होती है, स्ट्रेट चेन होती है मगर ब्रांचिंग नहीं होती। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो नो ब्रांचिंग इन द सेलुलोज, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। इस पर हाईलाइट कर लें कि ज्वाइंड इन स्ट्रेट चेन एंड नो ब्रांचिंग इन द सेलुलोज मॉलिक्यूल्स इज इंडिकेटेड। अच्छा, ये जो है वो प्लांट सेल वॉल का मेन पार्ट होता है, क्योंकि इससे जो है वो सेल वॉल बनती है। और मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होता है नेचर का। अगर ये पूछा जाए कि सबसे अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है नेचर के अंदर, तो आप क्या लिखेंगे, सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन पे टिक होगा। अब हमारे पास है ग्लाइकोजन। अभी जैसे मैंने बताया था, एनिमल का जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ग्लाइकोजन होता है, और या फिर बैक्टीरिया का कर लें या फिर फंजाई का। अच्छा, लेवर जो है वो एनिमल के लिए यूज होता है, मसल टिश्यूज ऑफ एनिमल। बैक्टीरिया का भी यही होता है, फंजाई का भी यही होता है, एनिमल का भी यही होता है। प्लांट्स का सिर्फ अलग होता है, बाकी सबका जो है वो ग्लाइकोजन होता है। इट इज कॉमनली नोन एज एनिमल स्टार्च, और इसको जो कॉमनली इसका नाम है वो क्या है, एनिमल स्टार्च के नाम से। और ये भी पानी में इनसॉल्युबल है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। अब जो इसका स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसे पूछा जाएगा कि ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर इज सिमिलर, किससे सिमिलर होता है, वो होता है स्टार्च के साथ सिमिलर। तो यही लाइन लिखिए, इसको हाईलाइट कर लें, इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू स्टार्च। भी ये जो एक बॉक्स बना हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही बात है कि इसमें ब्रांचिंग नहीं होती, कि सेलुलोज इज एन अनब्रांच पॉलीसेकेराइड। अनब्रांच का मतलब ब्रांचिंग नहीं होती। फिर लिखा हुआ है कि जो पैरेलल सेलुलोज होते हैं वो एक जगह मतलब के मिले हुए होते हैं, किससे किससे मिले हुए होते हैं, कोई बॉन्ड है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हाईलाइट करें। फिर जो 80 सेलुलोज है ना, मतलब कि क्वांटिटी दी हुई है कि 80 सेलुलोज मिलके जो है वो माइक्रोफिब्रिल बनाते हैं। और माइक्रोफिब्रिल जब मैं आगे आपको चैप्टर नंबर 4 पर आओगी तो उसके अंदर सेल वॉल के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रोफिब्रिल को जो है वो सेल वॉल का आर्किटेक्चरल यूनिट होता है। अब इसको एक दफा आप रीड कर लें कि सेलुलोज इज एन अनब्रांच पॉलीसेकेराइड, पैरेलल सेलुलोज मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अंदर अनब्रांच को हाईलाइट करें, हाइड्रोजन बॉन्ड को हाईलाइट करें। अबाउट 80 सेलुलोज मॉलिक्यूल्स चेन एसोसिएट टू फॉर्म अ माइक्रोफिब्रिल, जो कि एक आर्किटेक्चरल यूनिट होता है प्लांट सेल वॉल का। अब है हमारे पास दूसरा टॉपिक, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कि रिजर्व फूड मटेरियल है, उसी तरह मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर भी होती है। तो एनर्जी जो स्टोर भी होती है, द एनर्जी इज यूटिलाइज इन बॉडी मेटाबॉलिज्म, यही लिखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो एक्ट एज स्टोरेज फूड मटेरियल, या फिर एक और तरह से काम करते थे, याद करें क्या था, बिल्डिंग मटेरियल। इन प्लांट्स एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च। हाँ ठीक है, अभी जैसे हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्लांट्स के अंदर था। और एनिमल्स के अंदर किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। पूरी वही बात लिखी हुई है इसके अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो वर्क एज एन एक्सलेंट, वही मैंने अभी बताया था कि बिल्डिंग मटेरियल भी होता है, प्रोटेक्ट भी करता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी होता है। और सेलुलोज जो है वो मेजर कंपोनेंट होता है सेल वॉल का, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा। इन एनिमल्स काइटिंग फ्रॉम द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, एनिमल्स के अंदर एक जो आपको ग्रुप मिलेगा आर्थ्रोपोड्स का, उसका जो एक्सोस्केलेटन होगा वो किस चीज से बना होता है, या मार्क कर लें, काइटिन से बना होता है। इसको मार्क करते जाएं जो जो मैं बता रही हूँ। जब आप हाईलाइट या मार्क कर लेते हैं ना, तो जब आप दोबारा अपने लिए पढ़ रहे होते हैं ना चैप्टर को, तो आपको दूसरे बंदे की ना खुद ब खुद बातें बता याद आ रही होती हैं कि अच्छा इस वक्त ये मार्क करवाया था, इस बारे में ये बताया था।
तो ये सब खुद ही याद आ जाता है आप लोगों को, इसलिए मार्किंग करते रहा करें और की पॉइंट जो बताया करूँ वो लिखते रहा करें। और दे ऑल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो मिलके जो है वो मॉलिक्यूल बनाएंगे, उसको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। इस तरह हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन खत्म हो गया। इनमें से कुछ भी सवाल हो ना इन चारों में से, आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में करेगा, चाहे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। अब हमारे पास लिपिड का यहाँ थोड़ा सा पैराग्राफ ये लिखा हुआ है कि लिपिड का नाम किसने दिया था, ब्लू ने दिया था। ये सेकंड पैराग्राफ की शुरू में पहली लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग है, ब्लूर इन 1953 इसने लिपिड के टर्म को प्रपोज किया था। इसको हाईलाइट करें, इसके नाम को, ये पूछा जाता है, नाम वगैरह पूछे जाते हैं, एयर पे भी आप फोकस क्या करें लेकिन नाम को बिल्कुल दिमाग में रखा करें। एक दफा रीड कर लेते हैं ये। लिपिड्स आर द इंपॉर्टेंट डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। यही बात है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होता है। ब्लूर इन 1943 proposed that term lipid for those naturally occurring compounds which are insoluble in water but soluble in organic solvent। कि इसका नाम किसने लिया था, ब्लू ने लिया था। और ये जो है वो किसके अंदर सॉल्युबल होता है, किसके अंदर इनसॉल्युबल होता है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होता है। दीज आर ऑल्सो द कंपाउंड्स कंटेनिंग। अब यही एलिमेंट्स की बात आ गई कि इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क करें। पहले नाम को हाईलाइट कर लें, अब जो लाइन बता रही हूँ इसको वो हाईलाइट करें। दीज आर से लेकर आखिरी कार्बोहाइड्रेट तक पूरी लाइन हाईलाइट कर लें। इसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरह कार्बोहाइड्रेट के पास कितने एलिमेंट्स थे, याद करें, तीन थे। कौन कौन से थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसी तरह इसमें भी एग्जैक्ट वही तीन एलिमेंट्स है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में एक शर्त थी कि जितना पानी के अंदर रेशियो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, 2:1, उतना ही वो, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, हाँ, कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो था वो वाटर के बराबर में था। इसके अंदर बस इतनी सी चेंजेस, हाँ, ये इतनी सी चेंजेस बहुत बड़ा डिफरेंस ला रही हैं ये, कि दीज आर ऑल्सो द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लाइक कार्बोहाइड्रेट, पूरी वही बात लिख दी, बट कंटेन मच लेसर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट। वहां पर ऑक्सीजन का कितना रेशियो था, हाइड्रोजन का था 2, ऑक्सीजन का था 1। यहाँ पर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का कम है, मतलब कि 1 से भी कम है। ऑक्सीजन का ना जितना पहला था उससे कम है रेशियो। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह से एमसीक्यू दिया जा सकता है कि कितना कि जो है वो 2:1 जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और 2:, कम जो है वो उसका कर देंगे, 1 से कम कर देंगे। तो अब बताएं कि 2:1 किसका था, वो था कार्बोहाइड्रेट का, और अगर इसका कम करके दे दिया तो किसका है, तो वो लिपिड का। इस तरह एमसीक्यूज आते हैं। ये सारी जो मैंने जितनी भी बातें बताई हैं सब हाईलाइट करते ना। इसमें ब्लूर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो तीन ही एलिमेंट्स हैं लेकिन उसका रेशियो थोड़ा डिफरेंट है। अब हमारे पास कि जो हमने लिपिड पढ़ा था ना, इसके हमारे पास 4 ग्रुप्स दिए हुए हैं। एक है एसिल ग्लिसरॉल, दूसरा है वैक्सिस, तीसरा है फॉस्फोलिपिड और चौथा है टर्पिनॉइड्स। ये जो एसिल ग्लिसरॉल है ना, इसके अंदर दो हैं, एक है फैट्स और एक है ऑयल्स। दो तरह के होते हैं एसिल ग्लिसरॉल। पहला हम एसिल ग्लिसरॉल को कवर करते हैं कि एसिल ग्लिसरॉल कितनी का तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स। एसिल ग्लिसरॉल के ऊपर करके लिखें कि दो चीज़ों से बना हुआ होता है। एक होता है, ये कंसिस्ट करता है ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। मतलब इसके अंदर एक ग्लिसरॉल होता है, 3 फैटी एसिड होते हैं, तब जाके ये बनता है एसिल ग्लिसरॉल। 1 ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड इज इक्वल्स टू एसिल ग्लिसरॉल। ऐसे आप की पॉइंट करके लिख लें। ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पाया जाता है। ये एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। इसके पास जो है जितनी कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी होती है, इसके पास उसकी दुगनी होती है, ठीक है, ट्वाइस एनर्जी होती है। और फिर अगर जो है वो एक एवरेज पर्सन का हमें देखें तो उसका वेट 16 kg होता है, जिसके पास जो है वो कितनी एनर्जी होती है, 4000 होती है। फिर हमारे पास लिखा हुआ है कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त यूज़ करता है, इसको बहुत ज़्यादा वक्त लेता है इसको यूज़ करने के लिए। यही इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। दीज आर फाउंड बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये दोनों में पाया जाता है। प्रोवाइड एनर्जी फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड अ वेरी रिच इन केमिकल एनर्जी। ये कहा जा रहा है कि एनर्जी प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। व्हेन कंपेयर्ड एन इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड ग्लिसरॉल, के एक एसिड ग्लिसरॉल जो है वो कितनी कंटेन करता है, ओवर ट्वाइस द एनर्जी कंटेंट देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से दुगनी कंटेन करता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट अ पर्सन ऑफ एवरेज कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 16 kg उसका वेट होता है, जो कि उसकी एनर्जी कितनी बराबर होती है, 14,000 विच टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू डिप्लीट। एसिड ग्लिसरॉल, अब नीचे जो लिखा हुआ वो यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि 3 फैटी एसिड होते हैं और एक ग्लिसरॉल होता है। और इसको जो है इसके 2 और नाम है, और आपको तीनों नाम याद रखना है, कुछ भी आ सकता है एमकेट में, ये आया हुआ भी है कि
एसिल ग्लिसरॉल इज ऑल्सो नोन एज ट्राइग्लिसराइड भी बोल सकते हैं, या ट्राई एसिल ग्लिसराइड, कुछ भी ऑप्शन में दिया जा सकता है और आपको याद होना चाहिए। तो इसके तीनों नाम याद होने चाहिए आपको, एसिल ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। ट्राई इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि 3 फैटी एसिड हैं। दोबारा से एक दफ़ा रिवीजन करें, एसिल ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। अब 2 तरह के एसिल ग्लिसरॉल होते हैं, जैसे इसका आगे फैट्स और वाइल्स लिखा हुआ था। फैट्स को जो है वो सैचुरेटेड एसिल ग्लिसरॉल कहते हैं, वाइल्स को जो है वो अनसैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड वाले का एस से याद रखिएगा कि सैचुरेटेड, एस फॉर सैचुरेटेड, एस फॉर सिंगल बॉन्ड, एस याद रखिएगा। सैचुरेटेड तो सिंगल बॉन्ड होगा और सॉलिड होगा, ये याद रखिएगा क्योंकि दोनों एस के हैं। और एनिमल्स को याद रख लेगा कि फैट है इसलिए एनिमल्स होगा, प्लांट्स इसलिए ऑयल्स होगा। ठीक, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, दे कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, दे डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। ये इसके पास सिंगल बॉन्ड होता है। दे आर सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ये सॉलिड होता है, इसकी स्टेट सॉलिड होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, मोस्टली फाउंड इन एनिमल्स, और ये एनिमल्स में पाए जाते हैं। इसका एक जो फॉर्मूला है वो स्टेरिन है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, जहाँ पर आप की पॉइंट्स लिख लें एक कॉपी में या कहीं भी, वहाँ पे आप ये लिखें स्टेरिन C57H110O6 एज इट इज़ दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉर्मूला ऑफ स्टेरिन इज करेक्ट, तो आपको ये बात भी याद होनी चाहिए। C57H110O6 जो कि बीफ वगैरह में पाया जाता है, बीफ और मटन में पाया जाता है। ये भी याद रखना है कि किस में पाया जाता है, बीफ और मटन में पाया जाता है। अनसैचुरेटेड एसिड ग्लिसरॉल को ऑयल्स कहा जाता है। ये भी पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड को ऑयल्स कहा जाता है या फैट कहा जाता है। तो सैचुरेटेड को फैट कहा जाता है तभी तो एनिमल्स आ रहा है, अनसैचुरेटेड को ऑयल्स कहा जाता है तभी तो प्लांट्स आ रहा है। और ऊपर जो है वो, अच्छा अब ऊपर से उलट कर लें कि सिंगल बॉन्ड था तो नीचे डबल बॉन्ड है, सॉलिड था तो नीचे लिक्विड है, इस तरह याद कर लें। दे कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दे कंटेन वन और मोर देन वन डबल बॉन्ड होता है, मतलब कि डबल बॉन्ड होता है, एक से ज़्यादा होता है तो डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। दे आर लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, वही बात अभी जो मैंने सबसे ऊपर बताई थी। दे आर फाउंड इन प्लांट्स, और इसके अंदर जो पाया जाता है वो है लिनोलिन। ऊपर क्या पाया जाता है, स्टेरिन पाया जा रहा था, और नीचे क्या पाया जा रहा है, लिनोलिन पाया जाता है। इसके फॉर्मूले को हाईलाइट कर लेंगे, एज इट इज पूछा जाता है। C57H104O6। अब इसका कार्बन का भी बिल्कुल सेम है, ऑक्सीजन का भी बिल्कुल सेम है, दोनों में 57 है, ऑक्सीजन में भी दोनों में 6 है। बस आपको हाइड्रोजन देखना है, 110 और 104 इसका डिफरेंस है। अगर 104 आएगा तो अनसैचुरेटेड एसिल ग्लिसरॉल, अगर 110 आएगा तो सैचुरेटेड एसिल ग्लिसरॉल। लेकिन शर्त यह है कि आपको कार्बन और ऑक्सीजन का भी मालूम होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कार्बन और ऑक्सीजन भी अलग अलग ही दे दें। अच्छा, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कॉटन सीड में पाया जाता है जिसके पास लिनोलिक सीड होता है। अब वैक्सिस के ऊपर आते हैं। वैक्सिस क्या होता है, सिंपल लिपिड्स होते हैं जिसके पास एक मॉलिक्यूल होता है फैटी एसिड का, और ये क्या बनाते हैं, ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं जब हम इसको एक मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल के साथ जाके मिक्स करते हैं। इसके ऊपर ये लिखें, 1 फैटी एसिड प्लस 1 लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल इज इक्वल्स टू ईस्टर बॉन्ड। ये आपको इस तरह पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ईस्टर बॉन्ड इन विच 1 फैटी एसिड फॉर्मिंग कंबाइंस विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल। तो आपको पता होना चाहिए कि एक फैटी एसिड और एक चेन ऑफ अल्कोहल जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बन जाएगा। ये इस तरह से पूछी जाती है, ये बहुत ट्रिकी तरह से पूछा जाता है क्योंकि अभी आप केमिस्ट्री में कितनी जगह ये सब पढ़ेंगे। तो इस तरह आपको ये फिंगर टिप्स से याद होनी चाहिए सारी चीज़ें कि फैटी एसिड जब एक होगा और अल्कोहल चेन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, ईस्टर बॉन्ड बनेगा। इस तरह याद कर लें। वैक्सेस आर फाउंड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग। अच्छा, ये जो है वो प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाते हैं, किस किस का बनाते हैं, स्टेम, स्टॉक, लीव्स, पेटल और स्किन, एनिमल्स स्किन, फर और फेदर्स पे बनाते हैं। वो वैक्सेस जो हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ। ये जो बॉक्स बना हुआ है ना सबसे नीचे, इसमें सिर्फ 2 बातें इंपॉर्टेंट है। एक ये कि बहुत सालों से जो वैक्स लिया जा रहा था वो एक डेजर्ट एरियाज में जो है वो एक प्लांट उगता था जिसका नाम क्या था, सॉरी मैं एक दफ़ा पढ़ लेती हूँ। वैक्स फॉर मैनी ईयर्स स्पर्म वेल्स बाय द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ दिस वैक्स बट ना यूनिक प्लांट। अच्छा, स्पर्म वेल, सॉरी पहले जो है वो पहले बहुत सालों तक जो है वो वैक्स एक स्पर्म वेल से ली जाती थी, लेकिन अब मैंने उसको उल्टा बोल दिया था। लेकिन अब जो है ना वो डेजर्ट एरियाज में कुछ प्लांट होते हैं जिनको उगाया जाता है, जिनसे वैक्स अब ऑब्टेन किया जाता है। पहले किससे ली जाती थी, स्पर्म वेल से ली जाती थी। इसको हाईलाइट करें स्पर्म वेल को, ठीक है। और अब जो है वो कुछ दरख्त उगाए गए हैं डेजर्ट एरियाज में जिनसे ली जाती है, जिनको हम कहते हैं सिमोन्सिया
चाइनेसिस और जिजोबा। अगर सिमोंसिया चाइनेसिस लिखा है तब भी वही होगा, अगर जिजोबा लिखा है तब भी वही होगा। आपको नाम दोनों के याद होने चाहिए। बस यहाँ फॉर मैनी ईयर्स से लेकर ना जिजोबा तक हाईलाइट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अब बस हमारे ये दोनों हो गए एसिल ग्लिसरॉल वैक्सीज। अब हमारे इसके दो ग्रुप रह गए हैं, फॉस्फोलिपिड और टर्पेनॉइड्स। एसिल ग्लिसरॉल और वैक्सीज का अगर मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूं तो वो ये है कि आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड में फैट आएगा, फैट की वजह से एनिमल्स, अनसैचुरेटेड मॉइल्स, ऑयल्स की वजह से प्लांट्स। सैचुरेटेड ऐसे शुरू होता है तो सिंगल बॉन्ड सॉलिड, अनसैचुरेटेड का उल्टा कर लें, डबल बॉन्ड और लिक्विड कर लें। वैक्सीज वन फैटी एसिड प्लस वन अल्कोहल चेन इज इक्वल्स टू ईस्टर बॉन्ड। और जो पहले लिया जाता था वो स्पर्म से लिया जाता था, अब जो है वो एक कुछ दरख्तों से लिया जाता है जिसका नाम है सिमोंसिया चाइनेसिस या फिर जिजोबा। और एसिल ग्लिसरॉल के दोनों नाम याद होने चाहिए, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल या ट्राई ग्लिसराइड। ये सारी जितनी बातें हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप हाईलाइट करते रहिए साथ साथ। अब है हमारे पास हेडिंग फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो है वो लिपिड्स की इंपॉर्टेंट क्लास होती है और ये जो है वो सिमिलर होती है ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। वो जो पहले हमने हेडिंग पढ़ी थी ना, पहला ग्रुप एसिल ग्लिसरॉल, उसके दो नाम थे, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल और एसिल ग्लिसराइड। तो उससे जो है वो सिमिलर होता है और उसके अंदर जो एक ऑयल और फैट था तो उसके अंदर भी ऑयल वाले से सिमिलर होता है, मतलब जिसके अंदर प्लांट्स का नाम आ रहा था। बस एक ये इसके अंदर बात है कि उसके अंदर एक फैटी एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ। और जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है उसके पास दो एंड्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, वो सर का हिस्सा होता है। और जो खौफ वाला होता है मतलब कि हाइड्रोफोबिक, जो कि पानी से खौफ या डरता है, वो टेल का होता है। ठीक है, अब हम इसको एक दफा रीड कर लेते हैं। फॉस्फोलिपिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉस्फोलिपिड इज सिमिलर टू अ ट्राई एसिड क्रिस्टल ऑफ एन ऑयल एक्सेप्ट दैट वन फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय फॉस्फेट ग्रुप। वही बात है कि किससे सिमिलर है, ऑयल वाले से, और किसका है ऑयल, ट्राइएसिल ग्लिसरॉल का। बस इसमें यह है कि एक फैटी एसिड रिप्लेस हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ। द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एंड्स व्हिच आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग एंड हेड। कौन सा वाला है, हेड है। एंड हाइड्रोफोबिक एंड जिसको वाटर फेयरिंग कहते हैं वो टेल है। फॉस्फोलिपिड जो है वो सारे लिविंग सेल्स के अंदर मौजूद होता है और इसका जो फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्ट वगैरह करवा रहा होता है। फॉस्फोलिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन के प्रॉपर्टीज के साथ जो डिपेंड करता है, और जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज हैं या फंक्शन है, ये आपको चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस हुए मिलेंगे। फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन्स एंड आर रिलेटेड टू वाइटल फंक्शंस सच एज रेगुलेशन ऑफ सेल परमेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। जैसा अभी मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज जो है वो फॉस्फोलिपिड के ऊपर डिपेंड होती हैं। द फंक्शन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स विल बी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 4 इन कनेक्शन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इंशाल्लाह ताला जब चैप्टर नंबर 4 की वीडियो डालूंगी तो उसके अंदर जो है वो आपको सारे फंक्शंस जो है वो डिस्कस कर दूंगी। टाइपिनॉइड्स, अब इसका ये चौथा और आखिरी ग्रुप है टाइपिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स के भी जो है वो तीन हिस्से हैं, टर्पीन्स हैं और टर्पीन्स, कैरोटीनॉइड और स्टेरोलाइड। ये आपसे पूछा जाता है कि टर्पिनॉइड्स के जो है वो तीन जो पार्ट्स हैं उसके नाम ये हैं, और एक ऑप्शन में बिल्कुल ठीक करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी जो तीन ऑप्शन होंगे उसमें गलत नाम लिखे हुए होंगे। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था जैसे आपको मैंने पीछे बताया था कि जो पॉलीसेकेराइड है उसके अंदर जो है वो आपको तीन नाम मिलेंगे, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। और जो बाकी तीन ऑप्शन होंगे उसमें डेफिनेटली गलत होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में जो है वो ठीक लिखे होंगे जिसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज होगा। तो ये सारी बातें छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज इन्हीं से बनकर आ रहे होते हैं। टर्पिनॉइड, टर्पिनॉइड जो है वो बहुत बड़ा, लार्ज और इंपॉर्टेंट क्लास है लिपिड की, जो कि आइसोप्रीनॉइड से बनता है। अब आइसोप्रीनॉइड का फॉर्मूला आप अलग से लिख लेंगे, जो स्टेरिन, लिनोलेन, आइसोप्रीनॉइड, इन सब के जो फॉर्मूले हैं ये अलग अलग से पूछे जा रहे होते हैं, इनसे अलग अलग एमसीक्यूज बन रहे होते हैं। तो स्टेरिन का क्या था, याद ऐसे ना जब नाम आते हैं ना तो आप दोबारा दिमाग में याद कर लिया करें ताकि याद रह जाए। क्या था, C57H110O6, नीचे वाले में H तब्दील होकर क्या हो रहा था, 104। ठीक, अब हम ये इसका पढ़ लेते हैं कि आइसोप्रीनॉइड से बनता है, उसका फॉर्मूला क्या है, C5H8। स्टेरोलाइड, कैरोटीनॉइड और टर्पीन्स, ये इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं टाइपिनॉइड की, ये याद रखिएगा, इसको हाईलाइट कर लें। दे हेल्प इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस एज टाइपीन्स, जैसे कि टाइपीन्स के अंदर होते हैं। सम आर कंपोनेंट्स ऑफ एसेंशियल ऑयल्स ऑफ प्लांट, जैसे कि मेंथल, कम्फोर और मिंट। दे आर ऑल्सो फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन एज कैरेस्ट्रॉल, और ये सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है लेकिन किस शक्ल में, कैरेस्ट्रॉल की शक्ल में। प्लांट के जो पिगमेंट्स होते हैं, मतलब पिगमेंट्स मतलब कलर्स, लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, वो भी जो है वो टर्पिनॉइड्स में पाया जाता है। कैरोटीन कौन सा कलर होता है, रेड, और ज़ैंथोफिल कौन सा कलर होता है, येलो। ये लिख लें, ये पूछा जाता है कि ज़ैंथोफिल कैरीज कौन सा कलर होता है।
ये सब एज इट इज आ रहे होते हैं ये, लेकिन बातें जो है वो बहुत छोटी सी हैं, लेकिन आपको बस ये है कि याद होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। कैरोटीन रेड, ज़ैंथोफिल येलो। अब शुरू करते हैं टर्पीन्स। टर्पीन्स क्या होता है? द ग्रुप ऑफ लिपिड बेस्ड ऑन आइसोप्रीनोइड यूनिट। एक ऐसा ग्रुप जो कि आइसोप्रीनोइड यूनिट पे बेस्ड है, उसको हम कहते हैं टर्पीन्स। जो स्मॉल साइज टर्पीन्स होते हैं वो उड़ जाते हैं तो क्या तो प्रोड्यूस करते हैं एक ज़बरदस्त खुशबू, स्पेशल फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि परफ्यूम्स में यूज़ किया जाते हैं, जैसे कि मर्सिन किससे निकाला जाता है? वाइल ऑफ विच गैरन ऑयल रोज से निकाला जाता है। लिमोनिन जो है वो लेमन ऑयल से निकाला जाता है, और मेंथोल जो है वो पेपरमिंट ऑयल से निकाला जाता है। ये एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। द ग्रुप ऑफ लिपिड्स बेस्ड ओनली ऑन आइसोप्रीनोइड C5H8 स्मॉल साइज टर्पीन्स आर वॉलेटाइल इन नेचर, वही जो अभी मैंने आपको बताया था। प्रोड्यूस स्पेशल फ्रेगनेंस, वही जो स्पेशल खुशबू प्रोड्यूस करते हैं। सम ऑफ दीज आर यूज्ड इन परफ्यूम्स, कुछ इसमें से परफ्यूम्स में यूज होते हैं। अब ये आप मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मर्सिन कहाँ से निकाला जाता है? वाइल ऑफ विग, आप मार्क करें। गैरन ऑयल फ्रॉम रोज, ये मार्क करें। लिमोनिन फ्रॉम लेमन ऑयल, एंड टर्पीन फ्रॉम एंड मेंथॉल फ्रॉम पेपरमिंट ऑयल। ये पूछा जाता है, ये आप लोग मार्क कर लीजिए। अब हमारे पास यहाँ पे है कि कुछ जो टर्पीन्स होते हैं उनके जो डेरिवेट्स होते हैं वो विटामिन A1 में पाए जाते हैं और विटामिन A2 से होते हैं। दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एज वेल एज इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर कैरेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के। क्लोरोफिल और कैरेस्ट्रॉल के जो है वो सिंथेसिस में यूज होते हैं। इन नेचर दे आर यूटिलाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अब जो मैं पढ़ रही हूँ। इन नेचर दे आर यूटिलाइज इन द सिंथेसिस ऑफ रबर एंड लेटेक्स। ये पूछा जाता है कि टेपिनॉइड्स के ऐसी कौन सा ग्रुप या क्लास है जिसके अंदर जो है वो सिंथेसिस होती है रबर और लेटेक्स की, या कौन सा जो है वो यूज होता है रबर और लेटेक्स को बनाने के लिए, तो वो कौन सा है? टर्पीन्स, स्टेरोलाइड या कैरोटीनाइड? कौन सा है? टर्पीन्स, एग्जैक्टली यही है। अब स्टेरोलाइड में क्या है? स्टेरोलाइड कंसिस्ट ऑफ, अच्छा इसके अंदर जो है वो छह कार्बन रिंग के 6 मेंबर वाले कार्बन रिंग्स होते हैं, और एक होता है जिसके अंदर 5 मेंबर हों कार्बन रिंग के, ठीक है। तो टोटल जो है वो 17 कार्बन रिंग के एटम्स होते हैं। बस आपके पास ये आएगा कि विच कंटेन 17 कार्बन एटम्स, तो उसका आपको नाम लिखना होगा, तो वो स्टेरोलाइड है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेरोलाइड, अच्छा जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट में से कोई एक जो निकाल के बताया गया है वो है कैरेस्ट्रॉल। कैरेस्ट्रॉल जो है वो कौन बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। कैरेस्ट्रॉल है अ कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन सच एज टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन। और ये जो है वो इन सब की जो है वो सिंथेसिस करवाता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। स्टेरॉइड में से बस ये पूछा जाता है वैसे तो कि 17 कार्बन वाला कौन सा होता है, तो स्टेरॉइड होता है। और किन चीज़ों की सिंथेसिस करवाते हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनको जो है वो रीड आउट कर लीजिएगा। कैरोटीनॉइड कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड, इसके पास जो है वो फैटी एसिड होता है, जैसे कि कार्बन चेन विच आर कॉन्जुगेटेड बाय डबल बॉन्ड, जिनके ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड्स लगे होते हैं, और इनके पास जो है वो छः मेंबर वाला कार्बन रिंग होता है, ठीक। दीज कंपाउंड्स आर पिगमेंट, अच्छा ये जो है वो पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, और कैरोटीन कौन सा था? रेड। ज़ैंथोफिल कौन सा था? येलो। अनदर ग्रुप ऑफ पिगमेंट कंपाउंड्स आर टेट्रापायरॉल विच आर प्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फैमिली क्लोरोफिल एंड साइटोक्रोम पिगमेंट्स। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये मैं 7 इंग्लिश पढ़ते पढ़ते एक्सप्लेन कर दूंगी, ये बहुत इजी है और आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी भी बहुत ही इजी हैं, आपको आसानी से समझ आ गए होंगे मुझे उम्मीद है। अब न्यूक्लिक एसिड छोटा सा है, इस पर ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक 22 साल की जो है वो स्विस फिजिसिस्ट या केमिस्ट है, उसका नाम है फ्रेडक्रिस मिस्टर। इसका सब नाम हाईलाइट कर लेंगे, आता है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो किसने दरियाफ्त किया था, और इसने जो है वो किससे किया था? न्यूक्लियर ऑफ सेल से किया था, विच वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर बायोमोलिक्यूल्स एंड नेम्ड एज न्यूक्लिन। लेटर इट वॉज साउंडेड न्यूक्लिन हैज एसिडिक प्रॉपर्टीज। उसने पहले इसका नाम न्यूक्लिन रखा था, फिर पता चला कि नहीं भाई इसके अंदर तो एसिडिक प्रॉपर्टीज भी होती है, इसलिए इसका नाम फिर रीनेम करके न्यूक्लिक एसिड कर दिया गया। लेकिन इसमें से यही पूछा जाएगा कि न्यूक्लिक एसिड को किसने किया था, तो फ्रेडक्रिस मिस्टर। लेकिन मैं आपको हर बात बता रही हूँ, इसलिए दिमाग में तो सब रखें, लेकिन जो मैं फोकस करने को कह रही हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करें। न्यूक्लिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स फ्रॉम वायरस टू मैन, हर उसमें मौजूद होता है, चाहे वायरस से मैन तक में। दीज माइक्रोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इधर इन द फ्री स्टेट और बाउंड टू प्रोटीन एज न्यूक्लियोप्रोटीन, या ये फ्री स्टेट में मौजूद होंगे या ये किसी चीज़ से जो है वो बाउंड किए गए होंगे, जैसे कि न्यूक्लियोप्रोटीन। लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड आर बायोमोलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट विद मोनोन्यूक्लियोटाइड्स एज देयर सब यूनिट मोनोमर्स, कि उनका जो है वो वेट जो है वो हाई होता है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर मोनोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी कि मोनोमर्स होते हैं,
द न्यूक्लिक एसिड आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड इन विच मोनोन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना वो लॉन्ग चेन होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड के, इसके अंदर मोनोन्यूक्लियोटाइड जो हैं वो लिंक्ड होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये सबको पता है, डीएनए और आरएनए। इसकी जो है वो फुल फॉर्म एक दफा देख लें, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए फाउंड डीएनए साउंड मेनली इन द क्रोमेटिन ऑफ द सेल न्यूक्लियस। और डीएनए जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, सेल के क्रोमेटिन के अंदर पाया जाता है। जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो क्रोमेटिन मौजूद होता है ना, क्रोमोसोम से पहले वाला, उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन, उसके अंदर जो है वो डीएनए पाया जाता है। आरएनए जो है वो 90% होता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में, और 10% जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। आरएनए दो जगह प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जबकि डीएनए जो है वो सिर्फ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि 3 पार्ट पे कंसिस्ट कर रहा होता है। पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन वाला, फॉस्फोरिक एसिड का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, H3PO4। नाइट्रोजिनस बेस वो होती हैं एडेनिन, थाइमिन, ये सारी होती हैं। पेंटोज शुगर जो है वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर पाया जाता है। वो जो है वो अगर आरएनए होगा तो राइबोस होगा, और डीएनए होगा तो डीऑक्सीराइबोस होगा। राइबोस के ऊपर आरएनए लिखना और डीऑक्सीराइबोस के ऊपर जो है वो डीएनए लिख लें कि डीएनए के अंदर पेंटोज शुगर कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबोस होता है। आरएनए के अंदर कौन सा होता है, राइबोस शुगर होती है। और इसके जो है वो फॉर्मूला देख लें। अगर बच्चे यहाँ पे देखते हैं ना C5H10, वो उसको डीऑक्सीराइबोस को देखते ही नहीं है। अरे देख तो लें कि ओ ऑक्सीजन का अलग नंबर है, C5H10O5, ये राइबोस का है, और डीऑक्सीराइबोस का C5H10O4। हाईलाइट कर लें, ऐसा ना हो कि आप लोग भी ना देखें। ओ उसमें 5 है और ओ उसमें 4 है, C5 है और H10, ये दोनों में सिमिलर है। राइबोस जो है वो आरएनए में पाया जाता है, जबकि डीऑक्सीराइबोस डीएनए में पाया जाता है, वही जो अभी मैंने आपको ऊपर बात बताई थी। बोथ ऑफ देम आर डिस्टिंग्विश फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ दिस पेंटोज शुगर, और दोनों को जो है वो अपने पेंटोज शुगर की बेसिस पर डिस्टिंग्विश किया जाता है। जैसे कि डीएनए को किस पे किया जाएगा, डीऑक्सीराइबोस पर। आरएनए को किस पे किया जाएगा, राइबोस शुगर पर। और ये जो शुगर होती है ये जो है वो एक्ट करती है एज अ बिहेव एज बेसिक स्केलेटन, और यही जो है वो बेसिक स्केलेटन बनाती है। अब हम आते हैं फॉस्फोरिक एसिड पर। फॉस्फोरिक एसिड जो है वो सारे न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कॉमन होता है। ये 5वें कार्बन के साथ जो है वो पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन के साथ अटैच होता है हर न्यूक्लियोटाइड के ऊपर। ये इसको मार्क कर लें कि फॉस्फोरिक एसिड किस कार्बन से अटैच होता है, 5th कार्बन से अटैच होता है। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस, जैसे कि प्यूरिन और पायरिमाइडिन। प्यूरिन जिसके ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड होता है, पायरिमाइडिन जिसके अंदर जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है। प्यूरिन इंक्लूड्स 2 नाइट्रोजिनस बेसिस नेम्ड एडेनिन एंड ग्वानिन, और इसके अंदर जो है वो 2 आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। वाइल पायरिमाइडिन इंक्लूड्स 3 नाइट्रोजिनस बेसिस, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ये आप मार्क कर लीजिए। द न्यूक्लियोटाइड डिफर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नाइट्रोजिनस बेसिस, जैसे कि यहाँ आता है एडेनिन, ग्वानिन, डबल रिंग स्ट्रक्चर लिख लें इसके ऊपर। प्यूरिन वो होते हैं जिसके पास डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, पायरिमाइडिन वो होते हैं जिसके अंदर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ये आप जब सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम्स और डीएनए पढ़ेंगे ना, वहाँ पे ये पूरा डिटेल में है, प्यूरिन और पायरिमाइडिन। प्यूरिन में 2 नाम है, एडेनिन, ग्वानिन। पायरिमाइडिन में 3 नाम है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ये आप देख लें, ये एज इट इज पूछे जाते हैं कि प्यूरिन इंक्लूड्स, और गलत गलत नाम दिए हुए होते हैं, सिर्फ एक ऑप्शन में ठीक होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। अच्छा, जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 2 स्टेप में बन रहा होता है। पहला स्टेप क्या होता है कि नाइट्रोजिनस बेस जो है वो पेंटोज शुगर से मिलती है जाकर, लेकिन पहले कार्बन पे मिलती है उसके, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। फिर वो दूसरे स्टेप में क्या करती है कि वो 5वें कार्बन से मिलती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अगर वो पहले कार्बन से मिलेगी, यहाँ पे आप मार्क करें, 1st कार्बन न्यूक्लियोसाइड, 5th कार्बन न्यूक्लियोटाइड। इससे बस यही पूछा जाता है। और मोनोन्यूक्लियोटाइड, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स का क्या है, जनरली न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बट दे आर आल्सो नोन एज मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड डाइन्यूक्लियोटाइड। के न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की शक्ल में, लेकिन वो मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में भी पाए जा सकते हैं और डाइन्यूक्लियोटाइड में भी पाए जा सकते हैं। वैसे ही जो मैंने ऊपर प्योरिन, पायरिमाइडिन, आरएनए, डीएनए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए छोटी सी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। जो जो मैंने आपको हाईलाइट करने के लिए बताया था वो आप हाईलाइट कर लीजिएगा। जैसे राइबोस, आरएनए, डीऑक्सीराइबोस, डीएनए, इसके फॉर्मूले हो गए। और 5th कार्बन पे होता है, अगर पहले कार्बन पे हो तो न्यूक्लियोसाइड होगा, 5th कार्बन पे हो तो न्यूक्लियोटाइड होगा। प्योरिन, पायरिमाइडिन, प्योरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, पायरिमाइडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्योरिन में कौन कौन होता है, पायरिमाइडिन में कौन कौन होता है। अब ये जो पेज नंबर 34 है, इसके अंदर से इतना खास नहीं पूछा जाता। जो चीज़ें, बस 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, वो मैं आपका ऐसे ही मार्क करवा देती हूँ। आप जो है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड के आगे लिख लें ATP, और डाइन्यूक्लियोटाइड के आगे लिखें NAD,
और बस हाँ, यही पूछा जाता है। और इसके अलावा बस ये है कि एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होने में कितनी एनर्जी लेता है, तो ये और एटीपी को जो है वो एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, ये भी लिख लीजिएगा। एटीपी ये जो दूसरा पैराग्राफ है ना पेज नंबर 34 का, ये पढ़ लें। एक मतलब है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। बस ये डाइन्यूक्लियोटाइड के आगे एनएडी लिख देगा। बस ये पूछा जाएगा कि एनएडी जो है वो किससे बिलोंग करता है, डाइन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मोनोन्यूक्लियोटाइड, तो एनएडी से करता है, वो डाइन्यूक्लियोटाइड से करता है। एटीपी कंसिस्ट ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नाम होता है, मतलब एडिनोसाइन का मतलब इसके पास एडिनिन है और राइबोज शुगर है और 3 फॉस्फेट है, इसलिए इसका नाम है एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। Among them there are two energy rich phosphate bond during the conversion of, अच्छा ATP जब ADP पे कन्वर्ट होता है तो इसकी कितनी एनर्जी निकलती है, या फिर किलो जूल में पूछेंगे या फिर किलो कैलोरीज पर मोल में पूछेंगे, तो आपको दोनों याद होना चाहिए कि ATP जब ADP में कन्वर्ट हो रहा होता है तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो 31.81 किलो जूल के अंदर होती है और 7.3 किलो कैलोरीज के पर मोल के अंदर होती है। ठीक है, बस ये आपको एकदम याद होना चाहिए। डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, मोनोन्यूक्लियोटाइड ATP, और ये एनर्जी कन्वर्जन का याद होना चाहिए कि कितनी एनर्जी जो है वो निकलती है। अब हमारे पास पेज नंबर 35 पे वही सारी चीजें हैं कि डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आरएनए के पास राइबोज शुगर होता है, वही उसका फॉर्मूला लिख दिया। डीएनए के पास क्या क्या होता है, एडिनिन, ग्वानिन, या आप जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे ना बहुत डिटेल में, वैसे यहाँ पे देख लेंगे डीएनए के पास क्या क्या होता है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए के पास वही 3 होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। थाइमिन लेकिन नहीं होता, आरएनए के पास होता है यूरेसिल, ये मार्क कर लीजिए। और डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक्सेप्ट आरआरएनए सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता। डीएनए जो है वो सिर्फ एक तरह का होता है, जबकि आरएनए जो है वो 3 तरह के होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। आर का मतलब है राइबोसोमल आरएनए, टी का मतलब है ट्रांसफर आरएनए और एम का मतलब है मैसेंजर आरएनए। अब डीएनए एज अ हेरिडेटरी मटेरियल, ये आप जो है वो पेज नंबर 36 पे देखें तो यहाँ पे आपको जो है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वाला दिखेगा। ये इतना इसमें से कोई एमसीक्यूज नहीं आता, वैसे आप एक दफ़ा जो है वो रीड कर लीजिएगा, कोई इतना एमसीक्यूज नहीं आता है। ये जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है इसमें से भी बस एक बात आप ये सुने कि डीएनए से जो है वो एमआरएनए बनता है। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है जो प्रोसेस होता है उसके दौरान वो होता है ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। बस अगर आप ये भी समझ लेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आपको समझ में आ गया। डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके दौरान जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो इसके दौरान जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। आप पहले डीएनए लिखें, फिर आप एक बड़ा सा एरो लगाएं और एमआरएनए लिख दें, और एरो के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन लिखें, फिर एमआरएनए से एरो निकालें लंबा सा और फिर प्रोटीन लिखें, फिर जो इसके ऊपर जो एरो के ऊपर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ट्रांसलेशन लिखेंगे। ठीक है, अभी जब मैं आपको एमसीक्यूज सॉल्व करवाऊंगी एक और वीडियो में तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। वैसे जो मैंने बताया ना, आप एमसीक्यूज सॉल्व करके ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और फिर न्यूक्लिक एसिड का जो है वो कॉम्बिनेशन मिलके कॉन्जुगेटेड बनेगा। तो जो ग्लाइकोलिपिड है ना, ये याद रखिएगा कि ग्लाइको से जो है वो कार्बोहाइड्रेट का नेम आएगा। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड तो ये किसका होगा, मिक्सचर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का होगा। ग्लाइकोप्रोटीन तो ये किसका मिक्सचर होगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का होगा। न्यूक्लियोप्रोटीन ऐसे जाहिर है कि न्यूक्लियस और प्रोटीन का होगा, और लिपोप्रोटीन जो है वो लिपिड और प्रोटीन का होगा। लिपिड जो है वो सेरिब्रोसाइट्स भी कहते हैं इसको, और ग्लाइकोप्रोटीन को म्यूकॉइड्स भी कहते हैं, ये बात याद रखेगा। और एक दफ़ा इसको रीड कर लेते हैं। दीज आर कॉन्जुगेट ऑफ लिपिड और कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो कंटेन सम नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। ग्लाइकोलिपिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेरिब्रोसाइट्स, वही जो मैंने ऊपर बताया कि इसको मार्क कर लें कि सेरिब्रोसाइट्स भी कहलाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रेन के। ये ब्रेन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन के बनाने में जो है वो इम्पॉर्टेंट कंसिस्ट करने में जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ग्लाइकोलिपिड एंड सल्फोलिपिड्स आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोलिपिड फाउंड कॉमनली इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन कौन पाया जाता है ये बताया हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकॉइड्स। ये बस इतना आप जान लें कि इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन और लिपोप्रोटीन के अंदर तो बस यही लिख लें कि न्यूक्लियस ऑफ प्रोटीन और लिपोप्रोटीन के अंदर लिपिड और प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है जब प्रोटीन से मिलता है। मोस्ट ऑफ द ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड इन द एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स आर लिंक कोवेलेंटली टू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड आर आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। इट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे कि लेस देन 4%। एग्जाम्पल एग एल्ब्यूमिन, मतलब के अंडे की सफेदी,
गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, अच्छा गोनेडोट्रोफिक हार्मोन के ब्रैकेट करके लिखे हैं FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन। ये आपको जो है वो आगे फर्स्ट ईयर वो सेकंड ईयर में मिलेगा। और ये जो चैप्टर नंबर 6 है ना, ये सॉरी सेकंड ईयर का चैप्टर है, ठीक है। मैं बार बार शायद फर्स्ट ईयर बोल रही थी। अच्छा, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन FSH और LH लिख रहे हैं इसके आगे। और द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेस सम अमाउंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें से जिस तरह के एमसीक्यूज आते हैं मैं बताती हूँ कि ग्लाइकोलिपिड इंक्लूड्स किस चीज से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट लिपिड से बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना होता है। अब ग्लाइकोलिपिड ऑल्सो नोन एज या ग्लाइकोप्रोटीन ऑल्सो नोन एज, अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि सेरिब्रोसाइड्स इंक्लूड्स, तो आपको पता होना चाहिए कि सेरिब्रोसाइड्स किसको कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड को कहते हैं, तभी आप ठीक ऑप्शन पे टिक कर सकेंगे। और म्यूकोइड्स किसको कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन को कहते हैं, तभी आप ठीक ऑप्शन पे टिक कर सकेंगे। अब हम जल्दी से एक ओवरव्यू दे देते हैं पूरे चैप्टर का। यही कहा जा रहा है कि पहले तो आपने ये देखना है कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, जिसके अंदर बायोकेमिकल बेसिस बताया जाए। फिर 6 एलिमेंट्स होते हैं जो कि बायोकेमिकल्स बनाते हैं, वो भी कितना परसेंट, 98%। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ठीक है। फिर हमारे पास इनका जो है वो परसेंटेज आपको याद होना चाहिए, जैसे 18.5, 9.5, 6.5, 3.3, 1.0, 0.3। फिर जो बायोमोलिक्यूल्स थे 4 ग्रुप में डिवाइड हुए हुए थे। अब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की परसेंटेज है वो बैक्टीरिया सेल और मैमेलियन सेल में क्या है ये पता होना चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर वाटर की तादाद अप्रॉक्सीमेटली कितना वेरी करता है, 70 to 90% होता है। पोलर मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और डाइपोल किसको कहते हैं, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस को कहते हैं, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज थी ना, ये कैसा सॉल्वेंट है, बेस्ट सॉल्वेंट है। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है इसकी, और उसकी जो है वो डेफिनेशन क्या होती है, वो थी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड के। 1 ग्राम के सब्सटेंस का जो है वो टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया जाए, इतनी एनर्जी चाहिए, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए होती है, इसकी वजह से इसको जो है वो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो वेपर बन जाता है, और जब लेता है तो आइस बन जाता है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन मालूम होना चाहिए। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल के एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। एक्ट एज बफर के, वो पीएच में चेंज नहीं आने देता। कोहेसिव फोर्स क्या होती है, जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। एडेसिव फोर्स क्या होती है, जो मॉलिक्यूल्स और वॉल के दरमियान होती है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन मेन कंपाउंड होता है, और फिर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होगा, तो इसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मतलब कि अगर मैं आपको दूं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, इसके अंदर कार्बन दिख रहा है मगर हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, तो ये इनऑर्गेनिक है। इसी तरह पूछा जाता है। अब कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस में आपको ये पता होना चाहिए कि कंडेंसेशन जो है वो उसके अंदर क्या होती है, डिहाइड्रेशन होती है। हाइड्रोलिसिस के अंदर हाइड्रेशन होती है। कंडेंसेशन के अंदर मोनोमर से पॉलीमर बनता है, हाइड्रोलिसिस के अंदर पॉलीमर से मोनोमर बनता है। एम कैट में तो एज इट इज डायग्राम दी हुआ है, बताया का पूछा हुआ है कि बताएं कि कौन सा जो है वो प्रोसेस है, कंडेंसेशन है, हाइड्रोलिसिस। और फिर हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को जो है वो डिटेल में पढ़ाया गया है कि प्रोटीन का नाम किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। नाइट्रोजन की वजह से इसको क्या कहा जाता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड कहा जाता है। प्रोटीन जो है वो पॉलीमर होता है, अमाइनो एसिड जो है वो मोनोमर होता है, अमाइनो एसिड जो है वो लिंक्ड हुआ होता है पेप्टाइड लिंकेज से, और 20 बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। इसका जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला एक दफा देख लेगा कि अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एक सिंगल कार्बन के ऊपर अटैच होते हैं, जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और कार्बन के नीचे आ दिया हुआ होता है, जिसको हम रेडियल ग्रुप कहते हैं। रेडियल ग्रुप के जगह जो है वो वेराइटी करते हैं स्ट्रक्चर्स, क्योंकि उसकी जगह कभी H लगा, कभी CH2H और CH3। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर CH2OH होगा तो नाम क्या होगा, सीरीन होगा, H होगा तो ग्लाइसिन होगा, CH3 होगा तो एलिनीन होगा। फिर हमने कहा था कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, इसके अंदर जो अमाइनो एसिड जुड़े हुए होते हैं वो किस प्रोसेस के जरिए जुड़े हुए होते हैं, वो कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए जुड़े हुए होते हैं। अब स्ट्रक्चर कितनी तरह के होते हैं, प्रोटीन के 4 तरह के होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो बिल्कुल लीनियर सीक्वेंस होता है, एग्जाम्पल इंसुलिन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो है वो हेलिक्स बना हुआ होता है, स्पाइरली क्वाइल्ड होता है, जैसे कि हेयर्स और स्पाइडर वेब। टर्शियरी स्ट्रक्चर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जो है वो स्पाइरली क्वाइल्ड किया, वो सॉरी फोल्ड और सुपर फोल्ड किया हुआ होता है, या फिर 3 डायमेंशन में बनाया हुआ होता है। इसके बॉन्ड्स भी आप साथ साथ देखते जाएं कि सल्फाइड हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड, हाइड्रोजन, आयनिक और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल लाइसोजाइम होती है टर्शियरी स्ट्रक्चर की। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में 2 या 2 से ज्यादा जो है वो
लार्ज यूनिट्स होते हैं जो एसोसिएट कर रहे होते हैं, उसकी एग्जांपल है हेमोग्लोबिन। ये जो है वो सिमिलर और डिसिमिलर हो सकते हैं, अगर सिमिलर होंगे तो होमोजीनस, अगर डिसिमिलर होंगे तो हीट्रोजीनस। और फिर हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जिसके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मौजूद होता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वाटर के रेशियो क्या एज इट इज मौजूद होता है, 2:1। कार्बन को हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। बिल्डिंग मटेरियल, स्टोरेज सब्सटेंसेस की तरह काम करते हैं। इसका वेट जो है वो 1% होता है। और 3 तरह के ग्रुप्स में होते हैं, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड को स्वीटनिंग कहा जाता है, बाकी सबको जो है वो स्वीट कहा जाता है। शुगर और सेकेराइड कहा जाता है। मोनोसेकेराइड तो खुद ही सिंपल शुगर होते हैं, इसलिए उसको और सिंपल शुगर में नहीं तोड़ा जा सकता। और इसका जनरल फॉर्मूला मोनोसेकेराइड का क्या होता है? CnH2nOn। बाकी आप इसके जो है वो क्लास फॉर्मूला एग्जाम्पल जरूर देख लेगा कि ट्रायोज से शुरू होता है, फिंगर टिप्स पे इसके नाम होना चाहिए। फिर ऑलिगोसेकेराइड क्या होता है कि 2 से 10 होगा तो डाइसेकेराइड होगा, और 3 से 10 होगा तो डेक्स्ट्रिन होगा। सबसे अबंडेंट कौन होता है? डाइसेकेराइड होता है। ग्लू अच्छा, ये जो ऑलिगोसेक्राइड है, इसके अंदर सिर्फ हेक्सोस ग्रुप शामिल होता है, ये बात याद रखी गई है, मैंने आपको हाईलाइट भी करवाई थी। तो ग्लूकोज के साथ मिलकर माल्टोस, ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ मिलकर लैक्टोज, और ग्लूकोज फ्रुक्टोज के साथ मिलकर सुक्रोज बनाता है। सुक्रोज को जो है वो शुगर केन भी कहते हैं, लैक्टोज को मिल्क कहते हैं, और फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं। पॉलीसेक्राइड यही होता है कि हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसके अंदर 3 ग्रुप हैं, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च जो है वो प्लांट का रिजर्व मटेरियल होता है, इसके अंदर स्ट्रेट चेन भी होती है और ब्रांच भी होती है। और ये लोग जो है लेकिन पानी में डिजोल्व नहीं हो सकते। ग्लाइकोजन जैसे एनिमल का होता है, ये भी डिजोल्व नहीं हो सकता पानी के अंदर, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है स्टार्च से। और जो सेलुलोज है, इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं होती, ये सिर्फ स्ट्रेट चेन होता है। और 80 सेलुलोज मिलकर जो है वो माइक्रोफिब्रिल बनाते हैं। फिर हमारे पास लिपिड है। लिपिड का नाम जो है वो किसने दिया था? ब्लू ने दिया था 1943 के अंदर। 4 ग्रुप होते हैं, एसिल ग्लिसरॉल, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड और टैपिनॉइड्स। एसिल ग्लिसरॉल के अंदर 2 थे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट और ऑयल्स। सैचुरेटेड एस से शुरू होता है, तो सिंगल बॉन्ड सॉलिड, एनिमल, डबल बॉन्ड लिक्विड और प्लांट। जिस तरह की टेक्निक बताइए उस तरह से याद करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। वैक्सेस के अंदर से ये है कि एक मॉलिक्यूल प्लस 1 लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल मिलकर क्या बनाते हैं? ईस्टर। ये होता है वैक्सेस। वैक्सेस जो है वो पहले स्पर्म वेल से लिया जाता था, लेकिन अब कुछ पौधों को जो है वो डेजर्ट एरियाज में उगाया जाता है, जिसको हम सिमोन्सिया चाइनेसिस या जिजोबा कहते हैं। फॉस्फोलिपिड जो है वो उसके 2 एंड होते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। और ये जो है वो किससे सिमिलर होता है? एसिल ग्लिसरॉल के ऑयल वाले से सिमिलर होता है। टाइपिनॉइड्स के भी जो है वो 3 होते हैं, टाइपीन्स, स्टेरोलाइड और कैरोटिनॉइड। टाइपीन्स के अंदर जो है वो आपको कुछ फ्रेगनेंस के नाम मिलेंगे, या मर्सिन फ्रॉम ऑयल ऑफ विग, ग्रेनुअल फ्रॉम रोज, और लेमोनिन फ्रॉम लेमन ऑयल, और मेंथोल फ्रॉम पेपरमिंट, ऐसे लिखा हुआ होगा। और किस चीज़ को जो है वो रबड़ और लेटेक्स के बनाने में काम आता है? वो है ट्राइपेन्स। स्टेरोलाइट के अंदर 17 कार्बन वाला आपको दिया हुआ होगा कि 17 कार्बन वाला एटम्स का जो है वो कौन है? वो है स्टेरोलाइट। किस चीज़ के लिए काम आता है वो सब भी यहाँ पे दिया हुआ है कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन होता है। कैरोटीनॉइड जो है वो फैटी एसिड पे कंसिस्ट करता है, और इसके अंदर जो है वो कलर्स पिगमेंट्स बनाने में होता है। कैरोटीन, जेंथोफिल। कैरोटीन रेड कलर होता है, जेंथोफिल येलो कलर होता है। अब न्यूक्लिक एसिड जो है वो किसने डिस्कवर किया था? फ्रेड क्विस मिस्टर ने किया था। आरएनए, डीएनए, ये सारी बातें जो है वो इसमें लिखी हुई है, बस एक दफ़ा डीएनए न्यूक्लिक एसिड को जो है वो रीड कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी बहुत आसान है कि ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।